की एग्जांपल भी देख लेनी चाहिए। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आप उसमें एग्जांपल देख लीजिएगा। लैपटॉप सबके पास है ना। अब मोबाइलों में ना इसको अगर देखनी हो इस तरह की कोई चीज़ लैपटॉप में रखा करें, थोड़ा सा फॉन्ट बेहतर हो, आंखों पे कोई दिक्कत ना हो। नहीं बेटा, अगर आपको याद हो, टाइप्स के बाद हम कैटेगरीज डिस्कस कर रहे थे। और कैटेगरीज के अंदर मेरे बच्चे हमने दो तरह की कैटेगरीज डिस्कस कर ली थी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की। और कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर्ड होता है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और फिर किसी भी इंडस्ट्री में उसका क्या यूजेज होता है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कल हमने देखना शुरू किया था सेमी स्ट्रक्चर्ड को। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा डाटा है जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के इन बिटवीन है। यानी कि अगर हम एक तरफ अनस्ट्रक्चर्ड रखें और दूसरी तरफ स्ट्रक्चर्ड डाटा रखें, जो इन दोनों की शक्ल जिसमें कहीं ना कहीं होगी या दोनों की कुछ फॉर्म जिसमें होंगी जिस डाटे के अंदर, उस तरह के डाटे को हम कहेंगे ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ये जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये हमारी नॉर्मल रोजमर्रा जिंदगी में ये डाटा इस्तेमाल होता था। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप सेमी स्ट्रक्चर्ड को पढ़ रहे होंगे, ये अपनी जो नॉर्मल जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिहाज से ना इसको सोचिएगा। इसको थोड़ा सा दिल बड़ा रख के इसको समझने की कम कोशिश कीजिएगा, इसको याद करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का है, उसको हम समझ भी सकते हैं और उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो भी हमें पता है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मशीनों के अंदर ही ये डाटा इस्तेमाल हो रहा है और मशीनें खुद इस्तेमाल करती हैं। ये दो एप्लीकेशन जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं, ये मोस्टली उस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पे इस मोबाइल को कोई इंस्ट्रक्शन दूँ तो मुझे फलाना डाटा, चाहे वो कोई भी जो प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या ग्रूक श्रूक हो, उनको अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ मुझे फलाना डाटा ला के दे दो, या सीएफई के बारे में मुझे कोई डाटा सर्च करके दे दो, तो मेरे बच्चे वो आगे ये एक एप्लीकेशन है। ये आगे डिफरेंट डाटाबेसेस से जो कांटेक्ट करेगी, जो उनको इंस्ट्रक्शन देगी कि मुझे ये डाटा चाहिए, वो हमारी आम लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं करेगी। उसके लिए आगे डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का नहीं, ये एक ऐप जब दूसरे डाटाबेस के साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन कर रही हो, या एक डाटाबेस या दूसरा डाटाबेस या एक ऐप दूसरी ऐप, तो इस तरह ये यानी कि मशीनें या प्रोग्राम्स ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ये उसकी मेरे बच्चे एग्जांपल्स हैं मोस्टली। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग का ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पे ये हम इसमें भी उस तरह की वो डेवलप कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग जिस तरह की हमने स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर में की है। ये सिर्फ आपने क्या करना है, ये याद करना है, चाहते ना चाहते हुए, जितना कि यहाँ पे दिया हुआ पेपर के अंदर। अब इसमें मेरे बच्चे कौन कौन से होते हैं इसमें अभी पढ़ेंगे। इसमें कुछ टैग्स इस्तेमाल होते हैं। वो टैग्स क्या होंगे, या ये दो इस तरह की ये जैसन है या एक्सएमएल है या इस तरह के मेरे बच्चे इसमें कुछ लैंग्वेजेस इस्तेमाल होंगी। ये क्या है मेरे बच्चे, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये लाइज बिटवीन स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये कल हमने देख लिया था। इट लैक्स अ रिजिड फॉर्मेट, यानी कि उसी जो पहले चीजें आपने पढ़ी उसका थोड़ा सा उसमें ऑपोजिट करता जा रहा है। इसमें रिजिड फॉर्मेट नहीं होता जिस तरह का स्ट्रक्चर्ड में हुआ करता था। लेकिन ये इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, बट कंटेन्स टैग्स और मार्कर्स। अब ये टैग्स और मार्कर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि आगे उसने टैग्स और मार्कर्स को एक्सप्लेन किया होगा। क्योंकि जहाँ पे कोई थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल होंगी वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेगा। क्योंकि ये हमारे लिए ये सारी की सारी जो बुक है, सिलेबस है, ये नॉर्मल नहीं है, ये रूटीन से हटके है। तो टैग्स एंड मार्कर्स की बात की थी उसमें, इसके सेमी स्ट्रक्चर डाटा में टैग्स और मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं। सर ये टैग्स और मार्कर्स होते क्या है, जस्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चे, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी कुछ इस तरह की शक्लों के अंदर, इस तरह की। यानी कि ये एक्सएमएल में लिखी हुई एक लैंग्वेज है, या ये कह लें कोई इंस्ट्रक्शन है एक्सएमएल में लिखी हुई। यानी कि किसी डाटाबेस के साथ जब एक्सएमएल कम्युनिकेट करता होगा तो वो इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हो। तो ये क्या है, ये हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा। लेकिन इसमें अभी हम देखेंगे कि इसमें कुछ टैग्स और मार्कर्स इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह चले शुरू करते हैं यहाँ से। अज्यूम कर लो कि इसकी एग्जांपल में सबसे पहले जैसन की बात करता है। ये जो जैसन है, ये भी मेरे बच्चे जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसन स्टोर्स डाटा एज ए इसको भी गोली मारो। कहता है इट इज ह्यूमन रीडेबल एंड कॉमनली यूज इन वेब एप्लीकेशन टू सेंड, इसको भी अभी गोली मारो। इसकी एग्जांपल की तरफ आओ। यानी कि एक एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ या डेटाबेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करती होगी, इस तरह की लैंग्वेज में। अब ये लैंग्वेज कहाँ पे हमें समझ आएगी, तो ये जैसन की लैंग्वेज है जो वो आगे एप्स या डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन मेरे वो कहता है कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो स्ट्रक्चर्ड है और कुछ ऐसी भी हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम इसको सेमी स्ट्रक्चर कह दिया, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसका स्ट्रक्चर्ड पोर्शन है। कहता है इसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड पोर्शन है, जैसे अगर यहाँ पे कुछ जगह पे नेम लिखा होगा, जब नेम लिखा उसने उसके बाद लफ्ज जॉन ड्यू लिख दिया उसने,
यानी कि कहीं ये प्रोग्राम को समझा रहा होगा किसी डेटाबेस को कि मैं आपको नाम बताता हूं कि नाम क्या है उस बंदे का जिसके बारे में मुझे डाटा चाहिए, उसका नाम है, या जिसके बारे में डाटा स्टोर करना है उसका नाम है जॉन ड्यू। तो लेकिन लिखा उसको इस तरह है, या आप हमारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ। अब मेरे बच्चे, ये जो नेम है अगर आपको याद हो, इसके लिए लफ्ज हम यहां पे बोला करेंगे ये की है, ये की है। जैसे वो प्राइमरी की होती है ना, जैसे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड वो करते हैं, नोट करते हैं, जैसे आपका रिकॉर्ड आई क्या में पड़ा होगा, तो सीआरएन वहां पे एक प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो हर बच्चे का ये जो सीआरएन है ये यूनिक होगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था, जैसे ईमेल होता है ना, सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस लिखते हो, रिसिपिएंट का नाम लिखते हो, इस तरह की चीजें लिखते हो, तो यहाँ पे भी मेरे बच्चे कोई ना कोई की तो इस्तेमाल की जाती है। जब उसने नेम का लफ्ज लिखा तो आगे उस बंदे का नाम लिखते हैं, लेकिन लिखने का उसका अपना तरीकाकार है। इसके लफ्ज बोलेंगे की, और इसके ये जो नाम लिखा है इसके लफ्ज बोला करेंगे वैल्यू। तो इसमें कुछ कीज और वैल्यूज होती है, जाहिर बात है कि इसमें कुछ ये सिंबल्स भी होती हैं जो अभी हम देखेंगे। इन सब का मतलब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसी तरह आगे उसने की लिखी, की लिखी ईमेल, और आगे वैल्यू लिखी उसने जॉन एट द रेट ऑफ जो भी example.com, जो भी, यानी कि ईमेल लिखने के लिए उसने सीधा ईमेल नहीं लिखा, बल्कि ईमेल लिखने का उसका इस तरह का तरीकाकार है। इसी तरह ये करने क्या जा रहा है जॉन ड्यू, ये परचेज करने जा रहा है, जो परचेज का उसने लिख दिया। परचेजर्स लफ्ज, खाली परचेज नहीं लिखा उसने, लफ्ज लिखा परचेजर्स, यानी कि यहाँ पे एक परचेज नहीं होगी, शायद एक से ज्यादा परचेजर्स होंगे। ये देखो सॉफ्टवेयर एक दूसरी उसको समझा रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हमारी कम्युनिकेशन नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं, बस थोड़ा सा जबरदस्ती आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे ज्यादा परचेजेस होंगी। अब ये जो परचेजर कौन कौन सी हैं, यानी कि आइटम, फिर यहाँ पे जो आइटम है मेरे बच्चे वो आ जाएगी हमारी की, और वैल्यू क्या है कि क्या चीज खरीदने जा रहे हैं, एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, ये एक वैल्यू है। इसी तरह वो उसकी प्राइस क्या है लैपटॉप के, 1200 रुपए। फिर इसी तरह उसने एक की दे दी, फिर उसकी एक वैल्यू दे दी कि क्या खरीदना है, उसने हेडफोन खरीदने हैं, उसकी प्राइस क्या है, 200। अब ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये ब्रैकेट्स, ये स्टार्ट का बताता है, ये एंड का बताता है, और ये स्टार्ट एंड जो बताता है ये कहता है कि ये सारे का सारा जो रिकॉर्ड है किसी एक बंदे के बारे में। यानी कि जो ब्रैकेट्स हैं ये आपको इस बात की निशानदेही करती हैं कि यहां से ये शुरू हुआ एक बंदे का रिकॉर्ड, और यहां पे जाके उस बंदे का रिकॉर्ड एंड हुआ है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बीच में इस्तेमाल हुई हैं, इसका मतलब है कि शायद यहाँ पे वो एक से ज्यादा आइटम खरीदेगा। सर समझा रहा हूँ आपको, ये प्रोग्राम समझा रहा होता है आगे किसी और बंदे को इस इंस्ट्रक्शन में। तो इसकी कुछ थोड़ी सी अगर आपने देखना हो, वैसे ही अगर आपका मन करे कि नहीं सर हमें जरा थोड़ा सा और तोड़ तोड़ के बताएं इसके बारे में, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन एग्जाम्पल के अंदर कुछ चीजें उसने लिख रखी है, ये आपने कोशिश करनी है ऐसे ही याद करने की, बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता। जब आपको कहेगा सेमी स्ट्रक्चर डाटा बताओ, तो आप ये लिखेंगे, फिर आपको कहेगा इसकी कोई रेलिवेंट एग्जांपल भी दो, तो फिर उसकी एग्जांपल नीचे दो दे रखी है, आपने यही एग्जांपल देनी है। सिर्फ इन एग्जांपल्स को समझाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनको कैसे हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि इनको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यही एग्जाम्पल मेरे चाहिए, इसी को हमने उठाया हुआ कि इसको कैसे लिखा गया। उसके बाद इसमें हर जो सिंबल या जो भी इसमें चीजें लिखी गई हैं उसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्या सबसे पहले अगर इस ब्रैकेट की बात करें, कहता है ये ओपनली कर्ल ब्रैकेट जो है मार्क्स द स्टार्ट ऑफ ए जेसन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बताता है कि जेसन लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो इस सिंबल से स्टार्ट होता है, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। और मेरे बच्चे इसका एंड भी किसके ऊपर होता है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट जो भी होगी ये बताएगा कि यहाँ पे जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसका एंड हो गया, वो एंड हो गया, यानी कि किसी भी बंदे के बारे में जो डाटा था यहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हमने देखा कि उसमें एक नेम लिखा हुआ था इस तरह करके, इसके लफ्ज बोलते हैं की वैल्यू पेयर, यानी कि इसमें एक की भी है और इसमें एक वैल्यू भी है। यानी कि वैल्यू किसी और चीज जो चेंज होती रहती है, की क्या है, एक एक हर बंदे के लिए ये चीज तो लाजमी होगी, कोई दूसरा भी कस्टमर आएगा कोई चीज खरीदेगा, शुरुआत यहीं से होगी, और उसके बाद उस बंदे का भी नाम की यही आएगी, और उसके बाद उसकी वैल्यू दी जाएगी कि ये है कौन। इसी तरह की मेरे बच्चे ईमेल ही रहेगी, हाँ जो दूसरा बंदा कोई खरीदेगा उसका ईमेल डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? अगेन कह रहा हूं इसको समझना जरूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये देख लें कि वैल्यू, इसमें कीज वैल्यूज या कुछ ब्रैकेट से इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल हुई थी। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, परचेज इज द की, चलें क्योंकि ये भी चेंज होती रहेगी, परचेज करना क्या है, लैपटॉप है, तो वो आइटम को वो बताएगा। तो की वैल्यू पेयर, खैर वापस है, कहता है कि द स्क्वायर ब्रैकेट शोज दैट द वैल्यू इज एन अरे ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल आइटम, यानी कि कहीं पर भी अगर इन बिटवीन कहीं स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी ना, ये ब्रैकेट तभी आया करेगी अगर उस बंदे ने एक से ज्यादा चीजें खरीदनी है। यानी कि अगर सिर्फ उसने लैपटॉप खरीदना होता तो शायद उसमें ये ब्रैकेट्स ना आती। तो वो समझाना चाह रहा है वैसे, ये प्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेजेस, थोड़ा सा हमें इसको पढ़ते हुए ये याद रख लेना कि इस तरह की चीजें इसके अंदर होती है। मतलब का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि है ही नहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। क्या कर लोगे इसको सीख के भी, कहीं कहाँ पे लिखोगे इसको, कहीं पर भी नहीं लिखना आपने, कि लिखोगे कहीं पे।
नहीं सर, आज हम जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे इस लैंग्वेज में किया करें। तो फिर उसके उसको लाजमी तौर पे ये एक टेबल लाजमी भेज देना कि भाई यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसका क्या मतलब है। तो खैर इसकी जरूरत को नहीं, मेरे को मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसकी जरूरत को नहीं बेटा। कहता है कि इट लैक्स रिजिड फॉर्मेट बट कंटेन टैग्स और मार्कर्स। ये टैग्स और मार्कर्स मैं भी समझाता हूँ इसके अंदर वो कौन से होंगे। दैट प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टैग्स और मार्कर में मार्कर यूज करके हम इसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। यानी कि हर एक चीज को जो लिखा गया, जैसे यहाँ पे जब वो शुरुआत हुई थी उसकी, वो ब्रैकेट से शुरू हुई थी कि चले यहाँ से वो शुरू हो गया, उसके बाद ये की आ गई, उसके बाद वैल्यू आ गई, कुछ ना कुछ इसी तरह ये की आ गई, ये वैल्यू, तो कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल अनस्ट्रक्चर नहीं है ये। कुछ ना कुछ इसकी शक्ल है प्रोग्रामिंग में, चाहे वो एप्लीकेशंस को नजर आ रही हो, लेकिन कहता है कि बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, बल्कि इसकी कुछ शक्ल कुछ बन जाता है इसकी ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि मेकिंग इट इजियर टू प्रोसेस देन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। कहता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से ये प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान है। वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है ना, उसके लिए तो एपीआईज वगैरह लेनी पड़ती है। तो इसके लिए वो कहता है कि आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उससे थोड़ा सा आसान है। और इसमें एग्जाम्पल कौन सी है? जैसन और एक्सएमएल फाइल्स, आपने यही लिखने हैं। जैसा कल मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, उसमें एक्सएमएल भी था, जैसन भी था, एचटीएमएल भी था, ईमेल भी था और मेटा डाटा भी था। तो ये 5 का एग्जांपल अगर वैसे ही अगर लिखनी हो कहीं पे आप लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको तसल्ली हो जाएगी कि बच्चे को कुछ ना कुछ पता है। नहीं बेटा। तो ये थोड़ा सा इन दोनों अल्फाजों में ये मतलब बता रहा है कि दोनों हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन ये जो जैसन है, कहता है कि ये लाइट वेट, ये फास्टर, ये आज के जदीद दौर में थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो एक्सएमएल है, ये भी लैंग्वेज उसी तरह की, जावा की तरह की ही है। लेकिन ये कहता है कि ये थोड़ी सी हैवी वेट है। जैसे होता है ना कि बड़ी सारी ऐप्स होती हैं, कुछ लाइट, जैसे वो पबजी कोई खेल रहा हो तो उसका लाइट मोड भी अवेलेबल होता है, हैवी मोड भी अवेलेबल होता है। अब आपने देखना है कि आपके जो मोबाइल है उसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है। अगर तो कोई आईफोन कोई अच्छी चीज़ है तो फिर चाहे आप उसको हैवी वाला रख लो, उसमें ग्राफिक्स अच्छे नजर आएंगे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हल्के वाला तो फिर आप लाइट वेट, कहने का मतलब कि इस तरह की ये लैंग्वेजेस हैं जस्ट। कहता है कि जेसन और एक्सएमएल फाइल्स वेब एप्लीकेशन में स्टोर डाटा इन जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट। तो ये एक उसकी एग्जांपल होगी, जेसन फाइल्स और एक्सएमएल फाइल्स। और ये होती क्या है, किस शक्ल में होती है, वो मेरे बच्चे हमने ये थोड़ा सा देखने की कोशिश कर ली। ये जेसन की एक एग्जांपल। कहता है फॉर एग्जांपल यूजर इंफॉर्मेशन इन ए जेसन फाइल माइट लुक लाइक दिस। यानी कि अगर जावास्क्रिप्ट में हम अगर हम लैंग्वेज कोई नजर आ रही होगी, लिखी हुई कोई प्रोग्राम नजर आ रहा होगा, या कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई नजर आ रही होंगी, वो इंस्ट्रक्शन मेरे बच्चे इस फॉर्म में लिखी होंगी। अब ये फॉर्म क्या है उसको हमने एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कर ली। ये कौन सी क्लास खत्म हुई है अभी? आप कौन से सर की है? आपने बताया नहीं कि आगे भी कोई क्लास? प्रिंसिपल के साहब को तो माशाल्लाह ख्याल रखना चाहिए इस बात। आप नहीं बताएंगे तो हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सर के साथ, तो खुदा का खौफ करें। ये सबसे औखा पेपर है, और आज का टॉपिक सबसे औखा है, चैप्टर नंबर 1 में। हाँ, जो हमने पढ़ भी लिया है। नहीं बेटा, उसके बाद तो इसको मैं क्या पढ़ाऊँ अब? जैसन, कॉपी एडिट, नेम, जॉन ड्यू, ईमेल। लेकिन आपको समझा दिया ये किस शक्ल में कैसे लिखा गया है। और इसको मजीद थोड़ा सा समझना, ये फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें हर जो चीज़ लिखी गई है उसका मतलब क्या है उस लैंग्वेज के अंदर। देखो बेटा, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये इस शक्ल में लिखी जाती है। अच्छा देखो, जैसन में और जो एक्सएमएल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, ये मिलती जुलती हैं। हाँ, उसमें वो ब्रैकेट शैकेट्स वहां से चीजें शुरू हो रही थी, यहाँ पे उस तरह शुरू नहीं हो रही। यहाँ पे एक सबसे पहले यूजर है यहाँ पे, और उसके बाद एक लास्ट पे भी यूजर लिखा हुआ है। लेकिन शुरू में जो यूजर लिखा हुआ, जो लास्ट में यूजर लिखा हुआ है, उसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है आपको? क्या बोला? हाँ, एक एक लाइन एक्स्ट्रा लगी हुई है उसके अंदर, ऐसे ही ना। अब इसके अंदर देखना, कहता है कि ये जो खाली यूजर लिखा होता है ये बताता है आपको ओपनिंग टैग के बारे में। अगेन मैं कह रहा हूं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। कि इसके अंदर जब उसने इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी इस शक्ल में लिखी होंगी, और इस शक्ल में जब इंस्ट्रक्शन लिखी तो मेरे अच्छे सबसे पहले जो शुरुआत कहां से हुई? यूजर से। इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, स्टार्ट ऑफ द यूजर रिकॉर्ड। यानी कि जब हम किसी यूजर का रिकॉर्ड एक्सएमएल में लिख रहे होंगे तो सबसे पहले जो उसमें लिखा जाएगा इस तरह लिखा जाएगा। ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो क्लोजिंग टैग होगा, जैसे अभी ऊपर हमने देखा क्लोजिंग टैग इस शक्ल में लिखा होगा, उसमें है वही उसी तरह का, लेकिन एक लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल दी उसमें। ये बताता है कि ये क्लोजिंग टैग है, यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो गया, जो भी यूजर का रिकॉर्ड था शुरुआत यहां से हुआ और यहाँ पे आके उसका एंड हो गया। उसके बाद में रोचे इनके अंदर कुछ एलिमेंट लिखे जाते हैं, जैसे नेम वगैरह। है तो वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, लेकिन इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेम लिखा होगा। जैसे अगर आप देखें तो नेम, ये मेरे रोचे ये टैग जैसे मालूम है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे
ये ओपनिंग नाम के लिए उसने ये ओपनिंग टैग इस्तेमाल किया है, जैसे इस तरह का मिलता जुलता है ना। और क्लोजिंग के लिए उसने, यानी कि नाम शुरू हुआ यहां से और यहां पे एंड हुआ, और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे वो क्लोजिंग वाला वो वही लाइन वाला इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि नाम उसने लिखा है और नाम शुरू हुआ और यहां पे जाके नाम खत्म हो गया, यानी कि नाम के बारे में और कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह अब ईमेल के बारे में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है जो उसके अंदर लिखा गया। जैसे ईमेल है वो एक एलिमेंट है, नेम जो उसके अंदर लिखा गया, ये लफ्ज जो नेम लिखा गया वो क्या है, वो एक एलिमेंट है। याद रखेंगे बच्चे इस बात को, समझा रहा हूं ऐसे बिला वजह, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसको समझने की जरूरत नहीं है, नहीं है, जरूरत ही नहीं ना, कहीं इस्तेमाल ही नहीं होना इसमें। लेकिन कम से कम पढ़ते हुए आपके दिमाग में थोड़ा सा नक्शा बन रहा हो कि ये है क्या। तो बेटा इसी तरह परचेज शुरू हुई, और किस चीज की परचेज थी वो। अच्छा यहाँ पे लफ्ज जो दो, अगर देखें परचेज से रिलेटेड दो ब्रैकेट्स, एक परचेजस और फिर परचेज, क्योंकि यहाँ पे एक चीज एक चीज परचेज नहीं होनी, एक से ज्यादा चीजें परचेज हों। इसलिए मेरे बच्चे उसने लिखा है एक परचेज उसने क्या किया होगा, लैपटॉप परचेज किया है, और दूसरा उसने हेडफोन, यानी कि वही जो ऊपर ज्वाइंट हुई था, उसे जो जो जैसन की फाइल थी वो इस तरह बनती थी, दो चीजें जो परचेज की थी, वही जब एक्सएमएल की होगी मेरे बच्चे वही शक्ल में लिखी। तो इसमें कहीं ना कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है मेरे बच्चे, यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और क्या अगर ये बीच में नेम लिखा हुआ ब्रैकेट्स के, तो इसका मतलब यहाँ पे नाम की बात हो रही होगी। इसी तरह यहाँ पे ईमेल लिखा है तो यहाँ पे ईमेल की बात हो रही होगी, परचेज की बात हो रही है तो यहाँ पे फिर आइटम, अगर क्योंकि एक से ज्यादा है तो कौन सी आइटम है ये, फिर आगे कौन सी आइटम है। तो इस तरह करके ये सारा बताया गया, याद रखेंगे थोड़ी बहुत। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, उस थोड़े बहुत स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, याद रखोगे। ये लिखा क्या गया है, ये उस नीचे उसकी बात सारी आम लैंग्वेज के अंदर की गई है। तो बेटा दूसरी एग्जांपल्स इसकी कौन सी हो सकती हैं, कहता है कि वेब पेजेस विद एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कोई डाटा सर्च करने के लिए, वो एचटीएमएल वगैरह होती है मेरे बच्चे, ये कैसे लिखी जाती है, ये आगे मजीद आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बता दिया इन शक्लों में ये डाटा मेरे बच्चे ये लिखा जा रहा होता है। कम्युनिकेशन हो रही होती है एप्लीकेशन की आपस में, वेबसाइट्स की, जो भी डाटा आप सर्च करते हो वो आम जिस तरह आपने सर्च किया होता है उस तरह नहीं आगे सर्च कर रहा होता, इस तरह की चीजें आगे लिख रहा होता है, इसे वैसे समझाई गई है। तो आप इसको मेरे बच्चे देख लीजिएगा। ये दो एग्जांपल हैं बस आपके उसके अंदर, किताब के अंदर, एक एचटीएमएल की दी हुई है, एक जेसन की दी हुई है या एक्सएमएल की। तो ये चीजें आपने याद कर लेनी इतनी। बेटा दो कुछ फर्दर भी हैं, अगर खुदा ना खासा पेपर में ये भूल लें तो कुछ और भी लिख सकते हो वहां पे, जैसे ईमेल मैसेजेस हैं, ये भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। इसमें भी अगर आप देखें कुछ स्ट्रक्चर्ड हिस्सा होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे अगर आप शुरू के अंदर देखें टू हम लिखते हैं, फलाना बंदा, तो टू में लाजमी किसी बंदे का नाम लिखा जाता है जिसको आप भेजना है, किसकी तरफ से जा रहा है ये फ्रॉम में लिखा जाता है कि कौन भेज रहा है। आगे उसमें बॉडी में आ रहा होता है कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे बच्चे ये इसका ये ऐसे ही होता है किसी भी ईमेल को अगर आप देखेंगे। तो इतना हिस्सा इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड भी है। तो आगे बॉडी में लिखेंगे क्या, वो सारे का सारा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो ईमेल मैसेजेस हैं ये भी कौन सा है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड की एक एग्जांपल है। इसी तरह मेरे बच्चे इसकी कोई और एग्जांपल क्या हो सकती है, मेटा डाटा के बारे में, यानी कि सोशल मीडिया जो मेटा डाटा है। कहता है कि ट्वीट पोस्ट कमेंट्स ऑफ जो भी हैं मेरे बच्चे, वो इस शक्ल में वहां पे जो एक्चुअली जो वहां पे हम तो कमेंट कर देते हैं ना, जो हकीकत में पीछे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, होता है ना कि बात का जैसे हमने डिस्कस किया था, एपीआई वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं सारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे उसके एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वो एक्चुअली जो पीछे आप कमेंट करते हो, कमेंट करके जो छोड़ देते हो, जो पीछे रिकॉर्ड हो रहा था ना, वो इस शक्ल में रिकॉर्ड हो रहा हो। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मेटा डाटा, वैसे लफ्ज बोला जाता है डाटे के बारे में डाटा, उसको मेटा डाटा कहते हैं। जैसे होता है ना कि अगर आपकी ये मेरा एक फोल्डर है, इस फोल्डर में कुछ मेरा डाटा पड़ा हो, तो उस फोल्डर के ऊपर लाके कर्सर जब आप छोड़ेंगे ना, तो कर्सर पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, उस विंडो में कुछ चीज़ें बताएगा, ये फोल्डर का नाम क्या है, या ये फोल्डर कब ये बनाया गया है, इसमें कब कब कोई चेंजेस हुई होंगी, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ को, अच्छा डाटा इस फोल्डर में डाटा है, लेकिन वो जो पॉपअप विंडो है वो उस डाटे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, वो भी डाटा है। तो डाटे के बारे में जो डाटा होता है उसके लफ्ज क्या बोला करते हैं, मेटा डाटा। तो ये जो मेटा डाटा है मेरे बच्चे, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स वगैरह जो भी हमारे हो रहे होते हैं, इसकी भी पीछे बैकएंड पे कोई लैंग्वेज इस तरह की बन रही होती है, इसमें भी कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड हमें नजर आ रहा होता है। इसलिए कहता है कि ये भी हमारी जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है उसकी एक एग्जाम्पल है। अगेन सिर्फ आपने वो दो एग्जाम्पल याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं आपके लिए जो याद करने के लिए है मेरे बच्चे, वो एक तो ये है इसकी सेमी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल यानी कि डेफिनेशन, उसके बाद ये जो दो एग्जाम्पल उसने दी हुई।
ये आपने याद करनी है। हाँ, थोड़ा बहुत समझाया आपको कि ये जो लिखा हुआ है इतना गंदा मंदा करके, इस गंदा मंदा जो लिखा है ये हमें लग रहा है बहुत गंदा मंदा है, लेकिन जो प्रोग्राम्स आपस में वो करते हैं कम्युनिकेशन, वो इसी शक्ल में करते हैं। जी बेटा, इसके अंदर फिर आगे कुछ चीज़ें आपको समझाई गई हैं। केस स्टडी कहता है कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा इन ई कॉमर्स। कहता है ई कॉमर्स कंपनी कोलेक्ट्स डाटा इन सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स जैसे सच एज जेसन एक्सएमएल। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ई कॉमर्स में चाहे वो अमेजोन हो चाहे द्राज हो, ये सारे के सारे इनकी जितनी मेरे बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है, चाहे इनके बारे में चाहे ट्वीट्स हो रहे हों, चाहे इमोजीज हों, या जो भी ऑर्डर आ रहे हों, रिव्यूज आ रहे हों, वो सारे का सारा जो वो सेमी स्ट्रक्चर शक्ल में होता है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था, मेटा डाटा की एग्जाम्पल दी थी। कहता है ईच ऑर्डर कंटेन डिटेल्स लाइक, अब इसमें भी जब ऑर्डर आता है कहता है वो भी मैटर सेमी स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है, क्योंकि वहां पे कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, इस तरह की चीजें तो होती हैं, ये किसी हद तक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। बाय यूजिंग टूल दैट प्रोसेस जैसन डाटा द कंपनी कैन क्विकली एनालाइज सेल ट्रेंड्स, और जो सेल ट्रेंड्स वगैरह वहां पे हैं, जो रिव्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं लोगों के, जो सेंटीमेंट्स हैं, वो सारे का सारा क्या होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसलिए वो कहता है कि जो सेल्स ऑर्डर आ रहे होते हैं उसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा कुछ, और जो लोगों के कमेंट्स हैं उसके बारे में, वो सारे का सारा अनस्ट्रक्चर्ड है। तो शायद ये जो ई कॉमर्स है, इसमें जो डाटा इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, वो सेमी स्ट्रक्चर टाइप का है। लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर्ड होता है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है, ये भी हम ऊपर देखकर आएंगे। यानी कि ये जो ऑर्डर शॉर्डर आ रहे होते हैं, ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, ये स्ट्रक्चर्ड में हो रहा होता है। जो हमने कहा था रिव्यूज, कमेंट्स वगैरह जो भी आ रहे होते हैं लोगों के सेंटीमेंट्स, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जहां पे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों यूज हो रहे हैं, तो वहीं पे शायद उन्होंने मिला के उसकी एग्जांपल दे दी कि ई कॉमर्स के अंदर जो डाटा है वो कौन सा है, वो सेमी स्ट्रक्चर में भी हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं इसको। केस स्टडी दिया उसने, जस्ट एग्जाम्पल। नहीं ना समझ आ रहा है ये सारा? मैंने आपको बताया कि ये वाहद एरिया चैप्टर के अंदर जो समझना नहीं है आपने, सिर्फ याद करना है, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए है ही कुछ नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, इसमें कुछ नहीं है। ले बड़ा आगे कहता है कि ऊपर मैंने कुछ लफ्ज बोल दिए जो शायद बहुत मुश्किल थे, मैं आपको समझा देता हूँ। एक लफ्ज उसने बोला टैग्स और मार्कर्स का, क्योंकि जब आपने एग्जांपल पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सेमी स्ट्रक्चर की, तो उसमें उसने दो लफ्ज बोले थे कि इट लैक्स ए रिजिड फॉर्मेट बट कंटेन टैग्स और मार्कर्स। तो उसने कहा कि ये टैग्स और मार्कर का जो लफ्ज मैंने ऊपर बोला है, इससे मुराद क्या है? तो टैग्स और मार्कर कहते हैं किसको? टैग्स किसको कहते हैं? जैसे अभी हमने ऊपर ये तो देख लिया कि ये लिखा कैसे जाता है। जैसे एक्सएमएल की हमने एक वो डाटा लिखा था, देखा था, तो उसकी कुछ इस तरह शुरुआत हो रही थी। नाम है तो ये उसका ओपनिंग टैग था, ये जो ये इस तरह का टैग था, इसको क्लोजिंग कहते थे। तो इस तरह जो मेरे कहता है कि टैग इज ए लेबल दैट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो, जैसे इट इज यूजुअली रिटन इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स। यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान जो लिखा जाता है उसे लफ्ज टैग बोलते हैं। जैसे ये नेम टैग है, ये जो भी उसका नाम होगा फिर उसके बाद वो भी आ रहा होगा। तो कहने का मतलब एक्सएमएल कहता है कि जैसे नेम, जॉन और उसके बाद नेम, तो ये जो यूज किए जा रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये टैग्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद दूसरा लफ्ज यहाँ पे बोला हुआ मार्कर्स का। कहता है कि मार्कर्स किसको कहते हैं? ये सारे का सारा जो ओवरऑल स्टार्ट सेक्शन, ये एंड सेक्शन, इसके लफ्ज बोलते हैं मार्कर्स। जो ब्रैकेट्स हैं और उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? ये टैग्स। ये ओवरऑल लफ्ज क्या बोला जाता है इसके लिए? मार्कर्स है। तो इसमें टैग्स और मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ब्रैकेट्स और इस तरह की ये शक्ल बना के लिखते कैसे हैं, ये सिर्फ उसकी, अगेन मैं कह रहा हूं, ये हमें नहीं, ये हमारी समझ से बाहर की बातें हैं। तो टैग्स और मार्कर इस्तेमाल होते हैं, बस ये इसको इतना का लफ्ज याद रखिएगा। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, इसकी शक्ल भी दिखा दी। जैसे अभी हमने देखा था वो जो ऊपर जैसे स्टूडेंट, ये ओपनिंग टैग है, यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड खत्म हो गया, यानी कि किसी एक स्टूडेंट के बारे में ये सारा रिकॉर्ड हो। उस स्टूडेंट का नाम क्या है? अली खान है। उसकी एज क्या है? 21 साल है। और किस डिपार्टमेंट में वो यहाँ पे कोई कोर्स पढ़ रहा होगा? कॉमर्स में। तो कहने का मतलब कि ये एक्सएमएल की उसने कहता कि एक्सएमएल का लफ्ज बोला, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कुछ टैग्स वगैरह यूज होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ गए हैं टैग्स और मार्कर्स क्या होते हैं। कहता है अनलाइक स्ट्रक्चर डाटा विच इज स्टोर्ड इन टेबल्स, एक्सएमएल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन स्टोर हायरार्किकल डाटा सच एज डॉक्यूमेंट्स। जो कहता है कि बिल्कुल स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर वाली भी होती है, इसलिए हम इसको किस में रखा हुआ एक्सएमएल को भी सेमी स्ट्रक्चर में। अगेन जावास्क्रिप्ट हमने ऊपर देख लिया, ये किस शक्ल में लिखा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इज लाइट वेट डाटा। ये मेरे से जावास्क्रिप्ट की एक थोड़ी सी वो राइटिंग हमने देखी थी कि किस तरह लिखा जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ब्रैकेट से चीज़ें शुरू हो रही होंगी, और एक ब्रैकेट से लेकर दूसरी ब्रैकेट तक ये एक बंदे का पूरा रिकॉर्ड होगा, इस तरह का सारा ये भी हमने देख लिया। इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा मेरे बच्चे, ये याद नहीं करना बाय हार्ट, बस इसको क्या कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। लेकिन बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा।
और अगेन ये जावास्क्रिप्ट नोटेशन लैंग्वेज ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती है। ये हमारी ज़िंदगी में हम एप्लीकेशन कोई रिपोर्ट कुछ भी इस शक्ल में नहीं लिखते। इट इज़ सिमिलर टू एक्सएमएल बट इज जनरली सिंपलर टू वर्क विद। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि जो जावा है ये ज़रा थोड़ी सी आज के दौर की लैंग्वेज है, ये ज़रा थोड़ी सी हल्की है। एक्सएमएल ज़रा थोड़ी सी पुरानी और ज़रा थोड़ी सी हैवी लैंग्वेज है। तो इस तरह एचटीएमएल का हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारी जो वेब ब्राउजिंग हम करते हैं, ये मोस्टली जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वेब को सर्च करने के लिए, वो एचटीएमएल में लिखकर मेरे बच्चे उसको सर्च करता है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये जो टर्म्स थी थोड़ी सी उसने बता दी मादत के साथ मेरे बच्चे। इस सारे एरिया में कुछ भी आप, और वो इस तरह की, यानी कि आप तो लिख देते हैं वहाँ पे कि आई कैप से कोई चीज़ सर्च कर रहे हो या फलानी जगह पे कोई सर्च कर रहे हो, लेकिन आगे जो मेरे बच्चे मजीद जो इंस्ट्रक्शन होती है वो पेज सर्च करके लेकर आने में, उसमें उसको इस तरह वो लिखता है। लेकिन अगेन ये कह रहे वेलकम टू माई वेबसाइट पेज। अगर आप कुछ इस तरह का वेबसाइट के ऊपर लिखते हो, आप तो इस तरह लिख दोगे, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ ऑन ए वेब पेज। ये आपने तो इस तरह लिखा होगा, लेकिन वो हकीकत में कैसा लिखा जाएगा कि एचटीएमएल लैंग्वेज में ऊपर की शक्ल में लिखा जाएगा। तो आपने ये लिखा, लेकिन वो बना क्या एचटीएमएल में? ये बना जिसको मान लो कि वहां पे प्रोग्राम समझ सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे वैसे ही आपको समझा दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, लेकिन एक्स्ट्रा को आपने याद नहीं करना, सिर्फ टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं उसके अंदर उसको देख लीजिएगा। मादर के साथ हमने कैटेगरीज डिस्कस की। कैटेगरीज में तीन कैटेगरीज थी, दो तो हमारी हैं, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हमने बड़ी तसल्ली से डिस्कस की। लेकिन जो तीसरी थी मेरे बच्चे, वो हवाई है, यानी कि वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नहीं थी, लेकिन हमने उसको पढ़ने की समझने की कोशिश की कि स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शन के इन बिटवीन था। उसकी हमने दो एग्जांपल जो किताब के अंदर दी थी, जैसन की और एक्सएमएल की, उसको भी हमने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। आगे उसने थोड़ा सा उसकी जो टर्म्स थी उसको, टैग मार्कर्स क्या होते हैं, एचटीएमएल क्या है, एक्सएमएल क्या है, जैसन क्या है, उसको थोड़ा थोड़ा उसने बताने की कोशिश की। हमने उसको थोड़ा सा देख लिया जितना के रिक्वायर्ड था। देखो बेटा, अगेन जरा आम सी चीज़ें शुरू हो गई। सोर्सेज ऑफ डाटा आसान है, और ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दोबारा वापस आ गए, तो ज़मीन पे वापस आ जाए मेरे बच्चे। तो सोर्सेज ऑफ डाटा किस किस तरह का होगा? सोर्स कहते हैं कि जहां से आपने डाटा इकट्ठा करना है। तो कहां से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं? कहते हैं डाटा जब इकट्ठा करने की बात आएगी तो दो तरीके से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो। एक तो मेरे बच्चे सोर्सेज होंगे प्राइमरी, और एक होंगे सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो तो डेफिनेटली मेरे बच्चे अभी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली जो डाटा आप खुद इकट्ठा कर रहे हो, खुद इकट्ठा कर रहे हो, उसके लफ्ज बोलते हैं ये क्या है? ये प्राइमरी डाटा है। लेकिन जो ऑलरेडी कुछ सोर्सेज में डाटा इकट्ठा किया हुआ पड़ा हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और जो देखो, प्राइमरी में इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता। ये तो सादा इसकी है क्या, इसकी डेफिनेशन ही क्या है? जो डाटा आपने खुद इकट्ठा किया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जो डाटा आपने खुद इकट्ठा किया वो क्या है? वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है, इसमें मजीद दो टाइप्स होती है। प्राइमरी डाटा की कोई टाइप्स नहीं है। आगे उसमें कैसा कैसा डाटा इकट्ठा करते हैं वो हम देखेंगे, तरीकाकार क्या होते हैं, लेकिन उसकी मजीद टाइप्स नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है उसकी मजीद दो टाइप्स हैं, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल हम देखेंगे, जैसे ये सीएफई इसकी चार दीवारी है। इस चार दीवारी के अंदर जनरेट होने वाला जितना डाटा है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ऐसा डाटा जो सीएफई ने, जो सीएफई खुद कंट्रोल करती हो और जो ऑन करता हो सीएफई, उस डाटा को हम कहते हैं ये इंटरनल डाटा है। यानी कि अगर कोई बंदा ये पूछ ले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डाटा क्या है, हम कहेंगे जो उस कंपनी की मलकियत हो और जो वो कंपनी कंट्रोल करती हो डाटा, यानी कि जो उसके इख्तियार में हो, जिसकी वो मालिक हो, वो डाटा उसका क्या कहलाता है? ये इंटरनल डाटा। और इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट कर दो तो वो क्या होगा? जो उसके कंट्रोल में ना हो, जो उसकी मलकियत ना हो, वो कौन सा डाटा होगा? वो एक्सटर्नल होगा। याद रखें, यानी कि चार दीवारी के बाहर जो डाटा पड़ा है वो एक्सटर्नल है, चार दीवारी के अंदर जो डाटा पड़ा है जो हमारा है, जो इसके हम मालिक हैं, वो हमारा इंटरनल डाटा है। तो सोर्सेज ऑफ डाटा, कैसे कैसे डाटा इकट्ठा किया जा सकता है? चार हैं। दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी बोला? प्राइमरी और सेकेंडरी। आपने कहा कि सर प्राइमरी तो आपने पहले ही बोल दिया, यानी कि मेन बोल देना चाहिए था। दो मेन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के आगे दो मजीद टाइप्स भी हैं। अगर इसको देखें तो थोड़ा सा इस शक्ल में शायद हमें थोड़ी सी ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। अभी हमने डिस्कस किया कि दो तरह का डाटा होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जैसे मेरे बच्चे, ये कैसे इकट्ठा होगा इसको भी देखेंगे अभी। ये सर्वे करते हैं हम डिफरेंट तरह के, कंपनी खुद सर्वे, कुछ और लोग भी सर्वे करते हैं बाज का, उसको भी हम यूज करते हैं। लेकिन किसी और का सर्वे किया हुआ यूज करेंगे, वो हमारा प्राइमरी डाटा नहीं होगा। बात समझ आ रही? वो तो किसी और ने यूज किया, वो सेकेंडरी में जाकर उसको डिस्कस करेंगे। जो हम खुद मान लो कि सर्वे करके डाटा इकट्ठा करें, उसके लफ्ज क्या बोलेंगे? ये हमारा प्राइमरी डाटा है। या इंटरव्यूज कर करके हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं खुद, डायरेक्टली आपने लोगों से इंटरव्यू किया, अच्छा ये चाहे वो कंपनी के अंदर हो चाहे बाहर हो, हम यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहे प्राइमरी डाटा में। जो डाटा आपने खुद इकट्ठा किया है वो डाटा कौन सा है? वो प्राइमरी है। वो कैसे खुद इकट्ठा करेंगे? सर्वे करेगा। जैसे हम सर्वे करते हैं यहाँ पे, बाहर जो बच्चे गुजरे हैं इधर उधर, आप लोग भी आते हो कॉलेज के अंदर, इस पूरे गार्डन टाउन में, बाकी शहरों में जाके सीएफई के बारे में बताएं, आपके क्या ख्याल हैं? कहता कुछ ना पूछें,
तो सर्वे कर लिया ना हमने, हमें पता चल गया कि लोगों के सीएफई के बारे में क्या जज्बात हैं। तो सर्वे कर लें, इंटरव्यूज कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, यानी कि जो होते हैं ना मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो एक्सपेरिमेंट करती हैं, या कोई और इस तरह की चीज़ें, या फोकस ग्रुप्स होते हैं यानी कि इंटरनली बनाए हुए जो कंपनी के बिहाफ पे ये सारा काम कर रहे होते हैं, या ऑब्जर्वेशन जो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, खुद देख रहे हैं आप, उससे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कौन सा काम कैसे हो रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी क्या है, वैसे ये समझाने के लिए एकेडमिक जर्नल्स होता ना कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होंगी, अगर कोई कंपनी है उसमें डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स बन रही होंगी, ये सारी की सारी इसी तरह वेबसाइट्स है, केस स्टडीज, ये जनरल अभी देखेंगे इसमें मजीद डाटा। अगली बात ये जरा थोड़ा सा देखना है कि सेकेंडरी डाटा की मजीद दो टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल की बात करें, अभी मैंने आपको दो लफ्ज बताए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, ऑर्गेनाइजेशन उसकी मालिक हो और उस डाटे को कंट्रोल करती हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डाटा पड़ा होगा, जो सेकेंडरी होगा, ये जितने भी हमारे सिस्टम है जो आप उसमें पढ़ के आए हो, आई2बी के अंदर चैप्टर 5 में बड़े सारे सिस्टम पढ़ के आए, फाइनेंशियल भी था उसमें, सेल्स सिस्टम भी था उसमें, एचआर सिस्टम भी था, ईआरपी भी था, इंटीग्रेटेड सिस्टम वगैरह जो सारा पढ़ के आए, उन सिस्टम में जितना डाटा पड़ा हुआ वो सारा हमारा क्या है, इंटरनल है। तो इसी तरह सेल्स रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जितने भी हमारी कंपनी में पड़े हुए हैं सारा इंटरनल। और एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, इसमें अभी ये एक एक करके लफ्ज भी आपको मैं डिटेल बताऊंगा इसका मतलब क्या है, मार्केट रिसर्च या सोशल मीडिया से जो डाटा मिलता है आपको, गवर्नमेंट के जो कुछ डेटाबेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या लोगों के बारे में, न्यूज़ आर्टिकल, न्यूज़ या आर्टिकल, या कुछ एपीआई से ये जो सोशल मीडिया के ट्विटर ट्विटर पे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो ये मेरे बच्चे हमारा एक्सटर्नल डाटा है। लेकिन भर इसको डिस्कस करते हैं जो हमारे पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट। कहता है कि डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, कहता है कि डाटा ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि इसके कई सोर्सेज हो सकते हैं, और इट्स क्वालिटी एंड रेलेवेंस डिपेंड ऑन हाउ इट इज कलेक्टेड एंड मैनेज। यानी कि जिस सोर्स से आप डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे ना, तो उसी सोर्स पे डिपेंड करेगा कि जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। यानी कि जैसे अगर आपने डाटा खुद इकट्ठा किया है, क्वालिटी अच्छी होगी। किसी और का डाटा इकट्ठा किया हुआ यूज कर रहे हो, यानी कि समझ लो प्राइमरी डाटा नहीं है, सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी क्वालिटी जरा कुछ और होगी। तो इसलिए मेरे बच्चे को कहता है कि आप कई वेरियस सोर्सेज से डाटा इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और रेलिवेंस जो है डिपेंड करेगी आपने डाटा कैसे इकट्ठा किया है, इंटरनल इकट्ठा किया है, खुद इकट्ठा किया है, अच्छी क्वालिटी होगी। कहता है कि वी कैन कैटेगराइज डाटा सोर्सेज इनटू 4 प्राइमरी टाइप्स। ये बकवास कर रहा है, वैसे तो दो प्राइमरी कैटेगरीज थी, आगे उसमें मजीद दो थी, लेकिन हमने पेपर पास करना है ना, इसको थोड़ी कहना है कि तू गलत कर रहा है। पेपर पास करना है तो उसी तरह याद रखना है जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा। यानी कि जो सोर्सेज हैं डाटा के, उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 4 कैटेगरीज में, 4 प्राइमरी टाइप्स हैं उसके, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पेपर में अगर पूछ ले कि सोर्सेज ऑफ डाटा वो कितने हैं, कितनी कैटेगरीज है उसकी, सोर्सेज ऑफ डाटा की, यानी कि जहां से डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, वो 4 कैटेगरीज हैं, और ये चारों के आपने नाम याद रखने हैं। आगे डाटा क्वालिटी और कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, पेपर में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। डाटा क्वालिटी रेफर्स, डाटा क्वालिटी से मुराद क्या है, जैसे डाटा रेफर्स शुरू जो हुआ था हमारा ये चैप्टर, डाटा रेफर्स टू, तो उसमें क्या था बोला, डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स, तो और वो कैसे इकट्ठा किया जाता था, फिर उसकी बात हो रही थी, और किस शक्ल में पड़ा होता है उस तरह की। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि डाटा क्वालिटी से क्या बनाते हैं। अगर वो पेपर में पूछ ले आपसे कि बताओ भाई डाटा क्वालिटी क्या है, टू द डिग्री टू विच डाटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल, रेलिवेंट और टाइमली। याद है बचपन में आपने पढ़ा था कि वो जब आप पढ़ रहे थे ना, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह की चीजें, तो आपने वहां पे पढ़ा था ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। तो स्मार्ट में फिर वो स्पेसिफिक था, मेजरेबल था, रिलायबल था, जो भी टाइम बाउंड व्हाट्सएवर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी उसके अंदर। कोई बंदा आपसे पूछ ले कि अच्छा बताओ भाई डाटा की जो क्वालिटी है उससे मुराद क्या है, कि ये अगर कोई, मैं ये कहूँ मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी का है, तो आपने अज्यूम करना है कि राणा साहब का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये जो डाटा पड़ा है ये सही है, एक्यूरेट है, ये कंप्लीट है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं, और इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और ये जिस मकसद के लिए मैंने इकट्ठा किया उस मकसद से रेलिवेंट भी है, और ये मुझे टाइमली मिला। देखो जस्ट एग्जांपल, आप भी तो डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना पेपर पास करने के लिए, क्योंकि आपका इम्तिहान हो, और उस इम्तिहान में आपने जो डाटा प्रोवाइड करना है कैब को, वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट, कंप्लीट होना चाहिए, जो वो मांग रहा है आपसे वो सारी इंफॉर्मेशन दे, रिलायबल होना चाहिए, जिस पे भरोसा कर सके। ये ना हो कि माशाल्लाह जैसा आप यूनिवर्सिटी के पेपर में बैठे होते हैं आप, सवाल कुछ और होता है, कुछ भी लिख देते हो आप, क्योंकि उसने जाके चेक ही करना है ना, ऐसे ऐसे करके नाप के या मेजर करके वो चेक करेगा कि कितना लिखा है इसने। तो यहाँ पे तो इस तरह का नहीं होगा, और रेलिवेंट भी लिखा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर वो एग्जामिनर कहता है
कि बच्चे का जो आंसर था वो रेलिवेंट ही नहीं था। ये सबसे ज्यादा बच्चे ने क्वेश्चन समझा ही नहीं, जो आंसर दिया है वो क्वेश्चन से रेलिवेंट था ही नहीं। लिखा तो किताब से है और बड़ा नॉलेज है बच्चे के पास, लेकिन आंसर रेलिवेंट नहीं है। जैसे मैं वो ड्राइविंग वो देने गया ना, उसने कहा कि ड्राइविंग आपको आती है लेकिन आपने बेल्ट क्यों नहीं लगाया? फेल। कहने का मतलब कि रेलिवेंट होना बड़ा जरूरी है। और टाइमली, खुद सोचें कि आप डीएसआर की तैयारी कर रहे हो, तैयारी आपकी जाके मुकम्मल हुई है, अज्यूम कर लो कि सितंबर 2026 में, कोई फायदा है उसका? पेपर तो हमने देना मार्च 2026 में। तो जो चीज टाइमली ना हो, जो डाटा टाइमली आपके पास ना मिले, जैसे मान लो कि खुदा ना खासा वैसे ही वगैरह, इंडिया ने हमसे जंग छेड़ी, उनका कौन कौन से जो इस तरह के मेन एरियाज हैं, चाहे वो उन्होंने वो S-400 लगाया हुआ था जो मिसाइलों को हवा में उड़ाता था, या इस तरह की जो चीज़ें थी जो उनके बड़े क्रूशियल किस्म के जो जंग से रिलेटेड एसेट्स थे, वो कहाँ कहाँ थे। तो हमारी जो ISI है, जिनके पास हमारे बारे में बड़ा डिटेल में डाटा पड़ा हुआ है, तो इंडिया के बारे में भी उतना ही डाटा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सही जगह पे टारगेट किया और सही जगह पे उनको, मान लो कि ऐसी वो चीज़ें वो हिट की कि उनको लगा कि नहीं अब हमारे बस की बात ही नहीं। जिसके ऊपर हम रिलाई करके पूरी जंग छेड़ी थी वो हमारे राफेल थे और S-400 था। राफेल इन्होंने कल परसों गिरा दिए और S-400 इन्होंने आज तबाह कर दी, तो रौला ही मुक्का। अब हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो कहने का मतलब कि सही अब वही इंफॉर्मेशन S-400 कहाँ पे इन्होंने वो किए हुए, इंस्टॉल वगैरह किए हुए, अगर वो इंफॉर्मेशन हमें जंग के बाद मिलती तो उसका कोई फायदा था? सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन थी और वहां पे जाके वो गए, हमारे जहाज वो सही जगह पे बम गिरा के आए। हमने यहाँ पे बैठ के वहां पे मिसाइल नहीं मारा, वहां पे जहाज भेज के जहाजों के जरिए सही लोकेशन पे बम गिराए। तो टाइमली इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेलिवेंट, रिलायबल, कंप्लीट, एक्यूरेट थी। डाटा हमारे पास एक्यूरेट था, ये सारा कुछ उसमें जिनके क्वालिटी डाटा था हमारे पास, जिस बेस पे हमने ये सारा कुछ कर लिया। उन्होंने भी कुछ जगहों पे वो किया और उन्होंने कहा कि हमने आपके खड़े खड़ाए F-16 मान लो कि वो तबाह कर दिए हैं, हालांकि उनके पास इस तरह का डाटा था ही नहीं, क्योंकि वहां पे हमारा कोई F-16 नहीं खड़ा हुआ था। हाँ, कुछ लोग थे बेचारे टेक्नीशियंस वगैरह जो काम कर रहे थे, वो शहीद हो गए। खैर वापस है, कह रहे कि अब जरा दोबारा देख रहे हैं, अगर कोई पेपर में पूछ रहे डाटा क्वालिटी से मुराद क्या है, आप ये 5 अल्फाज लिखेंगे, ये डाटा क्वालिटी के बारे में बताते हैं। फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, यानी कि जिस मकसद के लिए आपने डाटा यूज करना है उसकी क्वालिटी इन 5 चीजों से झलकेगी। और हाई क्वालिटी डाटा इंश्योर्स बेटर एनालिसिस। अब ये पूछेगा पेपर के अंदर, अगर आपके पास बड़ी हाई क्वालिटी की, यानी कि ये सब कुछ सही है, इस तरह का डाटा हो, तो उसका आप यूज क्या करेंगे? तो इसके यूज मेरे बच्चे कौन कौन से होंगे? बेटर एनालिसिस। अगर हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगी, हम एनालिसिस सही कर सकेंगे। अगर इंफॉर्मेशन ही गलत है, डाटा ही गलत है, तो एनालिसिस कौन से? जैसे पिछले 6 महीनों में हमारे पास कितना बच्चा है, वो डाटा ही गलत है, उसकी बेस पे हम आगे अंदाजा लगा रहे हैं कि अगले 6 महीनों में कितना आएगा। जो पहले ही गलत है, तो आगे एनालिसिस कैसे आप सही कर सकते हैं? और इसी तरह डिसीजन मेकिंग, जैसे वो था ना, हम हर बच्चे को कहते थे कि आप जाके फर्म में आर्टिकल्स करो, क्योंकि हमें लग रहा होता था, अज्यूम कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमें लग रहा होता था कि हर बच्चा सीए करने के बाद अपनी फर्म ओपन करता है, अज्यूम कर लो। तो हम हर बच्चे को कहते थे कि आपने क्या करना है, आपने लाजमी तौर पे फर्म से आर्टिकल्स करने हैं, आपने इंडस्ट्री आर्टिकल्स नहीं करने। आई कैप आया, आई कैप ने आके हमें हमारे साथ डाटा शेयर किया, कहता कि जितने लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें से सिर्फ 10% लोग फर्म खोलते हैं, 90% तो फर्म की तरफ जाते ही नहीं। ये जो आप हर बंदे को कहते हो फर्म से आर्टिकल्स करो, तो फायदा क्या है? क्योंकि इनमें से 90% ने तो अपनी फर्म बनानी नहीं, तो फिर लाजमी तौर पे आप इन चक्रों में बेचारे का टाइम जाया करवाएंगे। अब देखो ना, जब हमारे पास डाटा ही सही नहीं, तो हम माशाल्लाह उस तरह की एनालिसिस करके उस तरह की आगे इंफॉर्मेशन दे रहे थे लोगों को। जब डाटा सही हुआ तो अब हम लोगों को बताते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स करें। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर आपने सही बेटर एनालिसिस करना हो, सही फैसला करना हो, और कंप्लायंस किसी लॉ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हो, देखो लॉ में थोड़ी सी भी कोई कमी बेशी हो किसी चीज के अंदर, तो लॉ तो नहीं आपको माफ करेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जैसे मैं आपको वही ड्राइविंग, सिर्फ बेल्ट नहीं लगाया, बाकी सब कुछ सही है, उन्होंने कहा कि भाई ये जब आप ड्राइविंग का टेस्ट दे रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि बेल्ट लगाना है। हम इतनी सारी अवेयरनेस देते हैं लोगों को, है? अगर मोटरसाइकिल पे बैठे होते तो हम हेलमेट देखते हैं आप लोग पहना के नहीं। कहने का मतलब कि यहाँ पे कंप्लायंस का मामला, तो उसके लिए पूरे का पूरा डाटा सही होना, इसमें उसमें हाई क्वालिटी डाटा ही आपकी मदद करेगा। याद रखोगे? तो अगर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बताओ ये हमें अच्छी क्वालिटी का डाटा क्यों चाहिए, तो 3 चीजें उसको बताओगे। एक तो बेटर एनालिसिस करने के लिए, अच्छी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और कानून की पासदारी करने के लिए, स्पेशली इन फाइनेंशियल और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कारोबारी मामला हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है। कहना पुअर डाटा क्वालिटी, तो अब पूछेगा पेपर के अंदर पुअर डाटा क्वालिटी, फिर इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी का, तो पता चल गया उसमें 5 खसूसियात होती हैं। जो डाटा गंदा हो,
जो खराब क्वालिटी का हो उसकी निशानी क्या है। कहता है उसमें ये 3 निशानियां हैं। एक तो मिसिंग वैल्यूज, कुछ चीजें उसके अंदर मिसिंग होंगी। जैसे मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड मंगवाता हूँ, कुछ बच्चों का रिकॉर्ड है ही नहीं उसके अंदर। मान लो कि एक बंदा हमारे यहाँ पे कोई कोर्स करवा रहा है, हमने उसी को सारा कुछ दिया हुआ कि आप ही सारा बच्चों से फीस इकट्ठी करें, सारा कुछ आप ही करें। अच्छा, मैंने ही कुछ बच्चे रेफर किए उसको उसके कोर्स के लिए। अच्छा, वो क्या करता है, अपना कोर्स करवाता है, उस कोर्स का हर महीने हिसाब किताब करके हमारे साथ रेवेन्यू शेयर कर देता है। अच्छा, इस दफा मैंने कोई 2-3 बच्चे अपने रेफर किए हैं, जो जारी बात उन्होंने पे भी किया है। जब उसने इस महीने का डाटा मेरे साथ शेयर किया, उसमें मेरे ही जो बच्चे रेफर थे उनका डाटा भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे गलत डाटा प्रोवाइड करता है। तो मिसिंग वैल्यूज हैं बीच में से, तो ये पुअर क्वालिटी डाटा है। या ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन जिसकी अभी जरूरत ही को नहीं। यहाँ पे अज्यूम कर लो कि मैं डीएसआर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लॉ ही पढ़ाना शुरू कर दूँ, फायदे को नहीं मेरे बच्चे। या मान लो कि वो पुराने वक्तों का एमएस ऑफिस एक्सेल उस तरह की चीजें पढ़ाना शुरू कर दें, कहते नहीं आज का दौर बदल गया, फिनटेक एआई इस तरह की चीजें पढ़ाओ। कहता है कि या इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स ही उसके मुनासिब ना हो, जिसको आप क्या कर सकें, जिसके डिफरेंट तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। जैसे स्ट्रक्चर डाटा में हमने डिस्कस किया था, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। अगर वो फॉर्मेट पे है ही नहीं, जो प्री डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पुअर क्वालिटी डाटा है। जिस तरह जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रॉपर नजर आ रहा होता है कि स्टूडेंट का नाम, उसकी फीस, उसके सब्जेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अगर इस तरह का हमने उसको वो फॉर्मेट में रखा ही नहीं, जैसा होता है ना वो कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होते, इसलिए मेरे बच्चे उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती। इसलिए उसको एनालिसिस करने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये मेरे बच्चे, अब यहाँ पे कई चीजें हैं आपसे पूछने के लिए, हल्के में रीड करके नहीं गुजर जाना, पढ़ लिया इट्स ओके। समझिएगा कि यहाँ पे डाटा की क्वालिटी से क्या मुराद है, एक सवाल। दूसरा, ये जो हाई क्वालिटी डाटा है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा सवाल। पुअर क्वालिटी डाटा से क्या मुराद है, तीसरा सवाल। कैन लीड टू एरर से वो ठीक होगी। और फिर हाँ, अगली बात भी है, अगर पुअर क्वालिटी डाटा हो तो उसके नुकसान क्या होंगे, कि जो रिपोर्टिंग आप रिपोर्ट्स बना बना के आगे दे रहे हो, खुद सोचे ना, अगर एक कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही गलत है तो उससे बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या सही होंगी, वो भी गलत होंगी। है गार्बेज इन गार्बेज आउट, याद है एक टर्म पड़ी थी गिगो, यानी कि जिस तरह का इनपुट होगा उसी तरह का आउटपुट होगा। इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत ही होगा। तो फ्रॉड इनसाइट्स, सारी बात है कि इनसाइट्स आपके पास सही नहीं। जो सीएफई का सारा रिकॉर्ड अगर आपके सामने रखें, मालिक आके पूछे अच्छा बताओ भी क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर वही गलत बता रहे हैं तो वो क्या उसको इनसाइट्स मिलेंगे, क्या चल रहा है आगे फ्यूचर में क्या होगा। और रेगुलेटरी इश्यूज भी आएंगे डेफिनेटली। उसी का ऑपोजिट कर दिया उसने, जो फायदे थे उसी का उसने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। यानी कि गंदा डाटा होगा तो रिपोर्टिंग भी सही नहीं होगी, इनसाइट्स भी सही नहीं कर सकेंगे आप, यानी कि डिसीजन मेकिंग वगैरह इस तरह की जो बिजनेस के बारे में एनालिसिस करते हैं वो भी सही नहीं कर सकेंगे, और रेगुलेटरी इश्यूज भी आएंगे। याद रखेंगे, जिस तरह अभी हमने क्या किया, हमने अपनी जो इंपोर्ट थी $11 बिलियन की कम दिखाई, डाटा ही गलत रखा आपने। अब उसमें ये तीनों खसूसियात हैं, हमारी रिपोर्टिंग भी गलत हुई, हमारे जो इनसाइट्स हैं उसमें भी फ्लॉ था, हमने दुनिया को कुछ और दिखाने की कोशिश की, और उसके बाद रेगुलेटरी इश्यूज भी आए। आईएमएफ कहेगा हमारी रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा नहीं किया, हमें कुछ गलत डाटा प्रोवाइड करके हमसे जो अगली किस्त लेने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे कोई रेगुलेटरी इश्यूज भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ मेरा चाहिए, ये उसको सादा अल्फाज में उसको इकट्ठा करके रख दिया कि डाटा क्वालिटी से मुराद क्या है, ये कंप्लीट लाइबल रेलिवेंट जो भी है। और हाई क्वालिटी डाटा कौन सा होता है, या उसका यूज़ क्या होगा। हाई क्वालिटी डाटा तो ये होता है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, बेटर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, कंप्लायंस। और पुअर डाटा होगा तो उसमें निशानी क्या है, मिसिंग वैल्यूज, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, इनकंसिस्टेंट। और पुअर डाटा से आगे क्या नुकसान होते हैं वो मेरा ख्याल है कि इस पिक्चर में मिस हो गए। कोई बात नहीं, शायद उसका जो मैंने मेरा पूछने का अंदाज गलत होगा। ले बेटा, इंटरनल डाटा सोर्सेस, देखो हम पढ़ के आ रहे हैं डाटा सोर्सेस। डाटा सोर्सेस कितने थे, कैटेगरीज कितनी है उसकी, चार। चार कैटेगरी कौन कौन सी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी की फिर आगे दो मजीद, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल डाटा क्या है, जिस तरह मैंने आपको एक लफ्ज बताया था बड़ा सादा करके। चलिए पहले इसको देख लो कि हमारे यहाँ पे कस्टमर का डाटा, आप लोगों का स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर का डाटा पड़ा होता है, ऑपरेशन डाटा पड़ा होता है यहाँ पे चलने चलाने के मामला, या इंप्लॉइज का डाटा, फाइनेंशियल डाटा, मार्केटिंग डाटा, प्रोडक्शन डाटा, और भी बथेरे होंगे। इसको तो अगर शुरू कर दें तो शायद ये लिस्ट कम ही ना हो, यानी कि खत्म होने को ना। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी अपना नॉलेज थोड़ी दिखाना है, बस पेपर पास करना है। तो इंटरनल डाटा सादा अल्फाज में कहता है कि कम्स फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज यूजुअली स्पेसिफिक टू इट्स ऑपरेशन। यानी कि कंपनी को चलाने चलाने के लिहाज से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, इंटरनल डाटा। चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, इंप्लॉइज आप देखो ना सैलरियां देनी है, किसको फिर आर्ली कुछ सैलरीज कैलकुलेट होंगी, किसने इन बिटवीन अभी महीने में ज्वाइन किया होगा, कोई इन बिटवीन छोड़ के चला गया होगा। तो सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उसी से हम क्या करेंगे, उन लोगों की सैलरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे कि इस मंथ की कितनी बनती है। कहता है इट इंक्लूड्स
अब इसमें क्या कुछ शामिल है इंटरनल डाटा में, पहले तो उसने बता दें इंटरनल डाटा कहते किसको है। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑपरेशंस को चलाने के लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं, स्पेसिफिक टू ऑपरेशन जो इकट्ठा करते हैं उसके लिए इंटरनल डाटा, और इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड एंड मैनेज्ड थ्रू इंटरनल सिस्टम। और ये इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शामिल है जो ऑलरेडी हम इकट्ठी करके बैठे होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप सीएफई का जितना भी यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसका सारा डाटा कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। आज कितनी क्लासेस हुई, आज कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने टीचर्स ने अपनी क्लासेस पढ़ाई, कितने इंप्लॉइज आए, कितने एब्सेंट हुए, ये और कितनी फीस इकट्ठी हुई, ये सारा मेरे बच्चे रिकॉर्ड आपको शाम को मिल जाएगा। तो ये मेरे बच्चे क्या कहलाता है, इंटरनल डाटा। एग्जाम्पल्स क्या है उसकी, सेल्स रिकॉर्ड, ए कंपनीज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, याद है पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, वो जहाँ पे वो कैशियर खड़ा होता है उसके वो जो सिस्टम सिस्टम पड़े हैं, वो बारकोड रीडर पड़ा हुआ है, ये सारा मिल मिला के क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ सेल। यानी कि सेल के पॉइंट पर जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस कहते हैं, जो डाटा कैप्चर करते हैं। ये प्रोसेस नहीं करते, ये डाटा कैप्चर करते हैं। आगे यहाँ से ट्रांजैक्शन हुई और ये जाएगी वहाँ पे, हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स हैं वो आगे उसको प्रोसेस करेंगे। खैर वापस है, कहते हैं कि सेल रिकॉर्ड कंपनीज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ट्रैक्स एवरी ट्रांजैक्शन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स सेल्स सोल्ड प्राइसेस जो भी हैं वो सारा कहता है कि वो पॉइंट ऑफ सेल पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड लगा होता है, वो भी पॉइंट ऑफ सेल ही है मेरे को, पॉइंट ऑफ सेल ना लफ्ज बोले तो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सेल थोड़ी होती है, लेकिन वो डाटा कैप्चर करने का एक डिवाइस है हमारे पास। जितने लोग आते हैं वो सब अटेंडेंस लगाते हैं, थंब इंप्रेशन से पता चल जाता है कौन कौन आया, कौन नहीं आया, कौन लेट आया, कौन जल्दी चला गया, इस तरह का सारा रिकॉर्ड। तो यही इस तरह की बात प्रोडक्ट्स है। कहता है इसी तरह एम्प्लॉय डाटा एन एच आर डिपार्टमेंट कलेक्ट एंड मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स सच एज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी, ये बच्चों वाली बात है ये सब वही। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको ओवरऑल बताई, इंटरनल डाटा किसको कहेंगे, दैट इज ऑन एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा अहम लफ्ज है, उसको चाहिए था कि यहाँ पे कहीं पे लिखता कि इंटरनल डाटा ऐसा है जो कंपनी की मलकियत में हो और वो खुद उसका कंट्रोल कर रही हो। जो हमारी मलकियत में ही ना हो तो जाहिर बात है वो हमारा इंटरनल डाटा नहीं हो। ये स्टडी उसने दे दी है वैसे ऊपर की बातें इकट्ठी करके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज इंटरनल डाटा फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन लाइन टू मॉनिटर एफिशिएंसी। यानी कि प्रोडक्शन लाइन से डाटा जो आ रहा होगा वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंसी के लिए। जैसे मशीन जनरेट डाटा ऑन आउटपुट, यानी कि मशीन ने कितनी प्रोडक्शन की, डाउन टाइम मशीन का कितना था, यानी कि कितनी देर मशीन रुकी रही और कितनी देर मशीन खराब रही, एंड डिफेक्ट्स विच इज स्टोर्ड इन द कंपनीज इंटरनल डाटाबेस। यानी कि मशीन के अंदर ये खुदकार सिस्टम होता है जो मशीन बता रही होती है कि आज कितने यूनिट्स मैंने बनाए और कितना टाइम मैंने कोई काम ही नहीं किया और कितने डिफेक्ट्स हैं मेरे अंदर, वो सारी रिपोर्ट सारी होती है। जैसे होती है ना गाड़ियाँ, ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ इस तरह जापानी हैं, वो सारा उनको बता रही होती हैं, कुछ जो ना कुछ लाइट शाइट जल जाती है, कुछ इस तरह के मामला कि भाई कोई खराबी है मेरे अंदर। तो फिर हम वो सारा उसको, तो कहता है ये सारा डाटा फिर कहाँ पे जाता है, वो हमारा जो इंटरनल ईआरपी सिस्टम है उसमें जा रहा होता है। कहता है बाय एनालाइजिंग दिस डाटा द कंपनी आइडेंटिफाई बोटलनेक्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन। तो उसको पता चलता है, बोटलनेक्स कहते हैं रुकावटों को, यानी कि जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी इस तरह की वो कह लें कि जो मुश्किलात हैं, तो वो देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की बोटलनेक्स हैं, किस तरह की यहाँ पे रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो फिर जाहिर बात है जो डाउन टाइम है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, जो डिफेक्ट्स हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो जाए। तो इसलिए वो कहता है कि इंटरनल डाटा इस तरह के मामलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम भी यहाँ पे इंटरनल डाटा यूज़ करते हैं, कौन कौन से बच्चे इस सेशन में इनरोल थे, किस तारीख को इनरोल हुए और आगे किस दिन या किस तारीख को उनकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू है। उसके बाद हम फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, फिर ये भी पता चल रहा होता है कि कौन कौन सा बच्चा है वो फीस मार जाता है, कौन कौन बच्चा फीस दे जाता है। तो हम जो फीस नहीं दे के जाता उसका कुछ नहीं कर पाते, सिवाय उसको बददुआएं देने के, और वो बददुआ बड़ी खतरनाक होती है। हैं, कॉलेज और क्या कर सकता है, बददुआ ही दे सकता है ना रोज। आप तो खुश होते हो ना वहाँ पे, अपने दोस्तों को बताते हो यार इंस्टॉलमेंट करवा लो, बाद में ना देना। लेकिन अल्लाह माफ करे कि ये देखें कि आप यहाँ पे बड़े सारे इंप्लॉइज का हक मार के गए, तो खाली ये ना देखेंगे ये तो बहुत ही पैसा होगा इनके पास, रौला ही को नहीं। तो याद रखना कि ये बहुत खतरनाक मामला है। बेहतर ये कि आगे कॉलेज से डिस्कस करके उसको कहो कि सर मैंने छोड़ दिया, मैंने सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, आप ये मेरी फीस खत्म करवा लो। आपस में डिस्कस करके उसको खत्म करवा लो। जो सीएफई के हिसाब किताब में चीज़ें पेंडिंग होंगी वो इसी तरह आखिरत में भी जाएंगी। ये हिसाब किताब यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये आखिरत तक जाएगा। और जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी ही है। ये ना समझे कि इस तरह का पैसा इसकी खैर होती, नहीं नहीं मेरे बच्चे, कोशिश करें अपने जिम्मे जो भी वाजिबुल अदा रकूम्स हों उनको पे करके जाए। इतना डराते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं होता। लो बेटा, हम पढ़ क्या रहे बोला, सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से थे बोला, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल हमने देख लिया कौन सा होता था। एक्सटर्नल डाटा कौन सा है, जो हमने डिस्कस किया था, चार दीवारी के बाहर से जो डाटा इकट्ठा हो रहा हो, जैसे पब्लिक डाटा है, अभी देखेंगे क्या है पब्लिक डाटा।
सोशल मीडिया के ऊपर, वेब स्क्रैपिंग डाटा भी देखेंगे। वेब्स के ऊपर होता है ना कि जैसे जस्ट एग्जांपल हमारे कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, एजेंसीज की वेबसाइट्स हैं, एसएससीपी या बाकी इस तरह के अदारों की वेबसाइट्स हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो उनकी वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसका प्रोसेस करके कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं हमारे कंपेटिटर, गवर्नमेंट, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भी मेरे बच्चे इसको कहते हैं वेब स्क्रैपिंग डाटा। इस तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाटा होता है, याद है वो हमने डिस्कस किया था कि आजकल घरों में भी इस्तेमाल होता है, लाइट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शन दो बोल के। तो खैर, तो ये पार्टनर डाटा होता है, हमारे जो सप्लायर्स हैं ये हमारे पार्टनर्स ही होते हैं। जैसे आप लोग सीएफई के पार्टनर हो, आपको पता है कुछ फायदा आपको मिलता है, कुछ आपसे हमें भी मिलता है, तो पार्टनर ही होंगे ना, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह मेरे बच्चे जो हमारी किसी भी कंपनी के जो सप्लायर्स होते हैं, जो उसके डेटर्स वो जो बायर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टनर्स ही होते हैं। तो उनके बारे में डाटा, ओपन डाटा सादा अल्फाज में, इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डाटा। कहता है कि एक्सटर्नल डाटा कहाँ से आता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। उसने कहा कि इन बच्चों को वैसे समझ आने के बाद इतना दिमाग में रखो कि चार दीवारी के बाहर से जो डाटा आ रहा है उसको लफ्ज क्या बोलेंगे, ये एक्सटर्नल डाटा है। इट मे बी कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। कहता कि ये डाटा कहां से मिलेगा हमें, कहता कुछ बाहर थर्ड पार्टीज बैठी हुई हैं, उनका काम ही डाटा इकट्ठा करना है, आप उनसे डाटा परचेज भी कर सकते हो। अब अगली बात आती है कि सर पाकिस्तान के अंदर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं कौन कौन से, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, जिनसे हम डाटा खरीद सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात का वो फ्री अवेलेबल कर देते हैं, बात का वो हमें खरीदना पड़ता है उनसे। कहते हैं कि जैसे ये नेल्सन पाकिस्तान है, ये प्रोवाइडिंग एफएमसीजीज यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में, या रिटेल आउटलेट्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इनके पास डाटा होता है। अगर आप कोई ऐसी कोई कारोबार करने जा रहे हो जो रिलेटेड टू फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब खाने पीने की चीजें, इस तरह की चीजें, कोई कोई होटल शोटल खोलने जा रहे हो, कोई स्टोर शूट खोलने जा रहे हो, तो कहता है कि इनका प्रोवाइड करता डाटा वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो। उसकी बेस पे आप डिसाइड करें कि मुझे कौन किस तरह का कारोबार करना चाहिए, किस तरह की चीजें रख के बेचनी चाहिए। इस तरह कहता है कि पाकिस्तान में गैलप पाकिस्तान ये भी डाटा इकट्ठा करता है। ये थर्ड पार्टीज है मेरे बच्चे, जो डाटा प्रोवाइड करती हैं आपको बाहर बैठ के। तो गैलप सर्वे का आपने सुना होगा कि गैलप सर्वे है, तो कहता है कि ये हर मुल्क में है, तो गैलप पाकिस्तान भी है। वो पाकिस्तान से रिलेटेड जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामला हैं या इकोनॉमिकल मामला हैं, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, इसके बारे में आपको कुछ सर्वे करके डाटा इकट्ठा करके देता है, आप इनसे भी ले सकते हो। या इप्सोस पाकिस्तान है, ये भी मेरे बच्चे डाटा इकट्ठा करता है फॉर एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, ऑफर्स मार्केट इंटेलिजेंस फॉर एडवर्टाइजिंग मीडिया और पब्लिक ओपिनियन। ये इनके इसके पास भी डिफरेंट तरह के लोगों के बारे में डाटे होते हैं, आप उसको यूज इप्सोस कहते हैं। वैसे इप्सो फैक्टो लॉ के अंदर लफ्ज बोला जाता है, ये वहीं से लफ्ज इप्सो निकाला हुआ है, इसका कोई अपना मतलब नहीं है। ये ना समझिएगा इप्सो ये स्टैंड फॉर इसको गोली मारो, ये इप्सो फैक्टो बाय द फैक्ट इटसेल्फ, जो चीज नजर आ रही है वो इसी तरह है। तो ये इस तरह डाटा इकट्ठा करते हैं, भाई जो डाटा हम आपको दे रहे हैं जैसा दिखा रहे हैं ऐसा ही है। तो बड़ा रिलायबल डाटा होते हैं, इस तरह के हम इंटरनल अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे बच्चे थर्ड पार्टी जो बाहर लोग बैठे होते हैं, फर्म्स भी होते हैं आम जो फर्म्स होते हैं, तो ये डाटा इकट्ठा करती है। इसी तरह कहता है कि ये डाटा कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो एक्सटर्नल, एक तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है, दूसरा गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, वो भी डाटा इकट्ठा करती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो गवर्नमेंट एजेंसी कौन सी है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो डिफरेंट तरह के सेंस आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कहता है कि सेंसस सेंसस होता है जो जैसे होता है मर्दमशुमारी के बारे में डाटा, जो गवर्नमेंट पूरी कैलकुलेशंस और पूरी काउंटिंग शाउंटिंग कर के डिपार्टमेंट्स के जरिए वो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली अनाउंस करती है, इस तरह के डाटा को सेंसस डाटा कहते हैं। तो गवर्नमेंट के बड़े सारे इस तरह के सेंसस डाटा होते हैं, इन्फ्लेशन रेट के बारे में, ट्रेड, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो भी है, ये सारे इस तरह के पाकिस्तान ब्यूरो स्टेट्स यहाँ से मिल जाते हैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी डिफरेंट तरह की पॉलिसी रिपोर्ट्स, एक्सचेंज रेट्स जो भी हैं, या वहाँ से डाटा मिल जाता है आपको, या एससीसीपी कुछ डाटा, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मेरे बच्चे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहाँ से कुछ डाटा आपको मिल सकता है। इसी तरह कहता है कि पब्लिक सोर्सेज भी हैं, यानी कि शायद इन दो के अलावा थर्ड पार्टी और गवर्नमेंट के अलावा कुछ और पब्लिक सोर्सेज भी हैं, जैसे ओपन डाटा पाकिस्तान पोर्टल। कह रहे भाई नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ये एक बनाया हुआ पोर्टल उन्होंने, तो गवर्नमेंट डाटा सेट ऑन हेल्थ एजुकेशन पॉपुलेशन, इसके बारे में यहाँ पे ये ओपन डाटा पड़ा हुआ है, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिकेशंस, फेडरल बजट, डेली रिपोर्ट्स, जो भी इकोनॉमिक सर्वेज, या इंटरनेशनल एजेंसीज ओपन डाटा, जैसे आईएमएफ है या डब्ल्यूएचओ है, इस तरह की यूएनओ है, इस तरह की जो एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल वो हैं, वो भी डाटा को शेयर करती हैं लोगों के साथ। इस तरह के डाटा को कहते हैं पब्लिक एंड ओपन डाटा सोर्सेज, जो आम लोगों के लिए अवेलेबल हो। याद रखोगे इस बात को। तो ये जो एक्सटर्नल डाटा है, ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से इकट्ठा करते हैं, सर बाहर से कहां से मिलता है, तीन जगहों से। और वो तीन जगह कौन कौन सी हैं, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अभी हमने देख लिया इप्सोस था, गैलप था, और क्या था बोला, इप्सो, गैलप, और एक तीसरा भी था निल्सन। ये क्योंकि औखा है, ये कई मुल्कों में, हर मुल्कों में अलग अलग, आपने ये वैसे ओवरऑल निल्सन है।
लेकिन इसकी भी पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, तो इसलिए मेरे बच्चे चाहे इसको ना रखो, लेकिन वैसे ही समझने के लिए ये कोई आपको याद करने के लिए चीज़ें नहीं दी गई। शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, जैसे अगर देखना हो किसी चीज़ को तो देख लीजिएगा। कह रहे कि एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल डाटा, क्या आपको पेपर में ये देनी है, वो समझाने के लिए है। पेपर में आपने ये देनी है, जब वो पूछेगा बताओ एक्सटर्नल डाटा क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल दो, तो एक्सटर्नल डाटा ये बताएंगे आप, उसमें ये अल्फाज बोलेंगे, लेकिन अल्फाज मेरे बच्चे खाली बोलें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जब तक मतलब का ना पता हो ये कौन से हैं तो उसको याद करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको समझाई जा रही होती है ये कहाँ से कौन से हैं थर्ड पार्टी। तो बेटा मार्केट रिपोर्ट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परचेज मार्केट रिसर्च रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ये इन्हीं से गैलप वालों से, नेल्सन वालों से ऑर्गेनाइजेशन डाटा खरीदती हैं जो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में आपको बताती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं कि लोग आजकल आपको पता ही है कि जो ई कॉमर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं। अगर कोई कारोबार करना चाहते हो तो ऐसा रखो जो ई कॉमर्स टाइप का हो, लेकिन ऑनलाइन जिसकी खरीदो फरोख्त हो सकती हो, इस तरह का कारोबार करो। हैं इसी तरह के कुछ और ट्रेंड्स भी, जैसे मान लो कि लोग आजकल अपनी गाड़ी रखने के बजाय उनको आसान लग रहा है कि यार मैं अपनी गाड़ी खरीदो, इतना पैसा लगा दो, है तो ऊबर शूबर इस तरह की, तो ऊबर शूबर इस तरह के कारोबार बड़े वो कर रहे हैं। लोग घरों में खाने के बजाय बाहर खा रहे हैं लोग ऑनलाइन जो फैशन जो चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रेंड चल रहे होते हैं, उसी तरह के वो कपड़े शपड़े जो भी है इस तरह की चीज़ें खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह लोगों की इंडस्ट्री ट्रेंड्स का आपको पता चल रहा होता है कि क्या और उसमें कस्टमर डेमोग्राफिक्स। अच्छा डेमोग्राफिक क्या होता है, कस्टमर डेमोग्राफिक लफ्ज कहीं पर बोला जाए किसी भी खास इलाके में रहने वाले लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन को डेमोग्राफिक्स कहते हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें कि गार्डन टाउन और मॉडल टाउन में किस तरह के लोग रहते हैं, आपको पता चलेगा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ पे इन ये जो लोग हैं पढ़े लिखे भी हैं और ज्यादा कारोबारी लोग हैं, और दूसरे यहाँ पे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। बच्चा आपको किसी गली में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, यहाँ नजर आए तो बड़ा अजीब सा लगो, बच्चा देख गार्डन टाउन मॉडल टाउन में बच्चा, यहाँ पे बच्चे नजर नहीं आएंगे आपको, कभी देखा आपने, बड़ा रेयर हो हैं, कि गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, तो क्योंकि है ही नहीं बच्चे यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे अगर खिलौनों की दुकान खोलें उसका कोई फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नहीं है। तो ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये डेमोग्राफिक आपको बताता है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह की चीजें बेचो वो बड़ी बिकेंगे, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, इस तरह के लोग हैं। तो इस तो ये इसको कहते हैं, और अमीर हैं, मालदार लोग हैं, घर बैठ के चीजें खाने पीने को पसंद करते हैं तो इस तरह की बात है, इसको कहते हैं डेमोग्राफी। यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इस तरह की जो चीजें उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो कस्टमर डेमोग्राफिक ये भी आपको पता चलता है, इस तरह की रिपोर्ट्स में पता चलता है आपको। और एंड कंपेटिटिव लैंडस्केप्स, अब कंपेटिटिव लैंडस्केप्स किसको कहते हैं, हमारे कंपेटिटर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, कंपेटिटिव लैंडस्केप्स। अब देखो ना मेरा एक होटल है, मेरे साथ एक और होटल है, उसकी टका के सेल्स हो रही है, मेरी सेल्स जरा कम है, वो टका के बना रहा है, दुकानें पे दुकानें बनाते जा रहा है, घर पे घर बनाते जा रहा है, कारोबार बढ़ाता जा रहा है। मुझे पता यार ये इसके पास कौन सी किधर सिंगी है। पता चला भैया उनका फूड पांडा के साथ, उनका चीते के साथ, उनका बाइके वाले के साथ ये तो ऑनलाइन डिलीवरी भी करता है? तो आपको पता ही नहीं चला इस चीज का। तो आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में रखना। अब मान लो कि कॉलेजेस को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने वाला मामला भी है, कि लोग दूर बैठ के कॉलेजेस से पढ़े। ये तो कोविड की वजह से हुआ है ना सारा कुछ, कोविड से पहले तो था ही नहीं। किसी कॉलेज ने, एक आधा कॉलेज था जो थोड़ा सा जिसने शुरू किया था, तो एक आधा अलग प्लेटफॉर्म था सेपरेट, लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, उसका करोड़ों में रेवेन्यू था। एक प्लेटफॉर्म था जिसने सिर्फ ऑनलाइन सीए करवाना शुरू किया, और उसका सिर्फ सीए जो मैंने पढ़ाना भी जो कॉलेज में किया, साथ उस प्लेटफॉर्म से पढ़ाना शुरू किया था। तो कहने का मतलब उसका करोड़ों में रेवेन्यू था, खाली 2 साल भी माशाल्लाह वहां पे अन्य अमीर हुए बैठे थे। कहने का मतलब कि लोग वो उसको पसंद कर रहे थे, और कॉलेजेस अभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कोविड आया, जब इनको चपेटें पड़ी, इनके हालात खराब हुए, जब रेंट पे करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा, बच्चा तो फिजिकल आ नहीं रहा था, बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ना था, ऑनलाइन इनके पास सिस्टम उस तरह था नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेचारे मजबूरी में ऑनलाइन ट्रांसफर हुए, अभी सारे बंदोबस्त करके बैठे हुए ऑनलाइन के लिए मजबूरी में। तो ये मेरे बच्चे आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव लैंडस्केप्स। सोशल मीडिया जो डाटा है, ये भी मेरे बच्चे हमारा कौन सा, एक्सटर्नल डाटा। कहता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे प्रोवाइड्स एपीआई दैट अलाउ, याद है हमने एपीआई पीछे डिस्कस किया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो था, जो हमें वो जो सोशल मीडिया पे जो भी लोगों के कमेंट्स उससे लोगों के जो कस्टमर के सेंटीमेंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था। अलाउ कंपनीज टू गैदर डाटा ऑन कंज्यूमर इंटरेक्शन, ब्रांड मेंशंस होता है ना, कि कस्टमर इंटरेक्शंस, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है आपने, जैसे हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे पास ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह कंपनीज ने कुछ ना कुछ इंटरेक्शन का मॉडल रखा होता है, जैसे आई कैप भी कोशिश करते हैं लोग ईमेल करें, ईमेल में लेट रिप्लाई होता है, तो उन्हें कोई चैट बॉक्स बना दी उन्होंने, कि भाई वहाँ पे कल मैंने वहाँ पे जाके चैट बॉक्स पे जाके पूछने की कोशिश की, जो जब बताने की बारी आई, वैसे तो वासलाम कर दिया उन्होंने, जब बताने की बारी आई कहता ईमेल करो। यानी कि दोबारा ईमेल से हम निकल के आए थे चैट बॉक्स की तरफ,
कि ऑन द स्पॉट आपको कोई ना कोई आपके मसले का हल मिल जाए। मैंने उनको यही पूछा था, भाई बताओ ये मॉडल पेपर कब अपलोड करोगे। मैंने कहा कि डायरेक्टली पूछने के बजाय पहले इससे इसका तो देखें इसका फायदा क्या है। उसने उसने कहा कि पहले तो पूछें क्या पूछ रहे हैं। जब पूछा तो उसने कहा कि इस पे ईमेल करें। मैंने कहा बात तो फिर वहीं पे लगे, अब फिर पता नहीं कब रिप्लाई आएगा एग्जामिनेशन वालों की तरफ से। खैर कहने का मतलब कि इस तरह के तो कस्टमर इंटरेक्शन कैसे करनी है आपने। इसी तरह ब्रांड मेंशंस, मेरे बच्चे इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता ना कई ब्रांड्स के नाम बोले जाते हैं। फलाना इदारा, फलाना कोर्स करना है फलाने इदारे से जाके कर लो, पीपीएमएस ऑफिस करना है तो सीएफई से कर लो, पीआरसी करना है तो सीएफई से कर लो, कैफ ना जाना वहां पे फंस जाओगे। तो ये क्या है, ये मेंशंस इस तरह लोग मेंशन कर रहे थे ब्रांड्स को, और पब्लिक ओपिनियंस भी सोशल मीडिया पे आ रही होती है। ये सारा हमारा कौन सा होता है, एक्सटर्नल डाटा। एपीआई का लफ्ज उसने बोल दिया, तो उसने कहा कि चले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। हम पीछे पढ़ के आए हैं वैसे इसको, एपीआई को, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को हम पीछे पढ़ के आए हैं। कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड टूल्स दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, याद है हमने डिस्कस किया था। ये मिस्टर ए बैठा हुआ है, इसने कोई चीज पूछनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। वो क्या करेगा, अपनी क्यूरी इस सॉफ्टवेयर को समझाएगा, एप्लीकेशन को समझाएगा, ये आगे किसी और सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगी, और वहां से जो भी रिक्वायर्ड डाटा होगा लाके इस बंदे को, मिस्टर ए को प्रोवाइड करेगा। मिस्टर ए ने एनएलपी, जाहिर बात है मिस्टर ए ने तो आम अपनी जो नेचुरल लैंग्वेज होगी वो यूज की होगी ना। इसने क्या किया होगा, एनएलपी यूज किया होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो टूल है इसके पास, उसको यूज किया होगा। जिससे उसने ऐसे, और इस आम जो क्यूरी आपने पूछी है, ये फलाना डाटा, ये फलाना, ये प्रोग्राम चला दो, ये गाना चला दो, ये आपने बोल दिया इसको, उसको वो कन्वर्ट करेगा उस लैंग्वेज में जिसको ये दूसरा सॉफ्टवेयर समझ सके। यानी कि सादा अल्फाज में एपीआई क्या था, दो सॉफ्टवेयर के दरमियान ये एक ब्रिज का काम करता था। याद है, ये सारा हमने समझा था पीछे। कहता है कि इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड टूल्स। एपीआई क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड टूल्स दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन ये है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जो इंसान मशीनों से बात करता है उसके लिए कौन सा टूल था बोला, एनएलपी। और जो मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करती थी उसके लिए क्या था, एपीआई। कहता कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया एपीआई प्रोवाइडेड बाय प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। यार हमने डिस्कस किया था कि जो भी कंपनियां जो फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाती हैं, इस तरह की पेड पोस्ट लगाती हैं, या ट्विटर के ऊपर या किसी और उसके टिकटॉक व्हाट्सएप, वो क्या करते हैं, इनको एपीआई प्रोवाइड करते हैं। फिर ये एपीआई के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जितने भी लोगों के जो भी रिएक्शंस हैं, कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं, जो भी इमोजी उसका सारा डाटा हमें प्रोवाइड करो। तो फिर वो देखता है क्या वाकई ये हैं बंदे जिन्होंने खरीदा हुआ एपीआई, क्या रेलिवेंट बंदा ही पूछ रहे हैं और अथोराइज बंदा ही हमसे डाटा पूछ रहा है, तो उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस सारे के ऊपर रिव्यूज या उसको एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, जिससे लोगों के सेंटीमेंट के बारे में हमें पता चलता है। ये वही सारी बातें, लाइक्स, हैशटैग जो भी हैं, ये सारा डाटा। फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस कैन यूज एपीआई टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट कस्टमर कमेंट्स अबाउट इट्स ब्रांड फ्रॉम ट्विटर, जो भी है ये देख लीजिए। एक्सटर्नल डाटा इन फाइनेंस, भाई देखो 2-4 मिनट ऊपर भी होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा सबर करना। एक्सटर्नल डाटा इन फाइनेंस कहता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर रिलाई ऑन एक्सटर्नल डाटा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब भी लफ्ज दिमाग में आए तो इसमें कौन आएगा बोला, जैज कैश वाले, इजी पैसा, फलाना, बैंक शैंक जितने भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। कहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर रिलाई ऑन एक्सटर्नल डाटा सोर्सेस सच एज स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इकोनॉमिक फोरकास्ट और इंडस्ट्री रिपोर्ट। ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा सारा डाटा पड़ा होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको देख रहे होते हैं किसके शेयर्स किधर को क्या जा रहे हैं। और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फॉर इंस्टेंस बैंक माइट एनालाइज जीडीपी ग्रोथ रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स। ये सारे अल्फाज आपने पढ़े, इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा मेरे कुछ। लो बेटा, पढ़ क्या रहे हैं हमारा, सोर्सेज ऑफ डाटा। कितने सोर्स ऑफ डाटा थे, 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आगे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी मेरे जरा देखिएगा कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है। याद है हमने डिस्कस किया था कि ऐसा डाटा जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, सादा अल्फाज में जो खुद इकट्ठा किया उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। जैसे फोकस, चलें इसको यहाँ पे, टाइम कम है। कहता है कि प्राइमरी डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, यानी कि आपने जो खुद, फर्स्ट हैंड का मतलब क्या है, जो खुद जाके इकट्ठी कर रहे हो, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी डाटा है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। अब यहाँ पे अल्फाजों में थोड़ा सा फर्क होगा। जस्ट एग्जांपल, जो सेकेंडरी डाटा होगा ना, जब वो पढ़ाएगा ना, अल्फाज क्या होंगे, सेकेंडरी डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, जो किसी और ने इकट्ठा किया, हमने यूज किया फॉर डिफरेंट पर्पज। और ये जो डाटा होता है ये डिफरेंट पर्पज के लिए मेरे बच्चे ये कलेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन ये जो प्राइमरी डाटा होता है ना, ये मेरे बच्चे स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। देखो अल्फाजों में फर्क याद रखना है। सेकेंडरी डाटा कोई बंदा इकट्ठा कर रहा होता है, डिफरेंट पर्पजेस हो सकते हैं उसके। लेकिन जो प्राइमरी डाटा है उसका हमेशा स्पेसिफिक पहले खास मकसद होगा, फिर आप जाके उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। याद रखोगे। तो प्राइमरी डाटा रेफर टू इंफॉर्मेशन जो आप खुद इकट्ठी करते हो फर्स्ट हैंड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज।
इट इज टिपिकली गैदर्ड थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेस आप करते हो जो मार्केट में, या इंटरव्यूज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। ये चार तरीकाकार है प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के। पूछ सकते हैं पेपर में प्राइमरी डाटा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे करवाते हो आप, जैसे यहाँ पे हम आपका फीडबैक कनेक्ट करवाते हैं, ये हम क्या करते हैं, ये मेरे बच्चे प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे बारे में, कॉलेज के बारे में या बाकी मामला के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। कहता है कि कंपनी माइट कंडक्ट सर्विस टू असेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद ए रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्च। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, लोगों से रिव्यू लेते हैं कि सर बताएं आपने ये चीज़ खाई है या ये यूज़ की है, ये पहनी है, तो आपको कैसा लगा। जैसा होता है ना कि लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे कोई नई आपने बस कंपनी या कोई एयरलाइन शुरू की है, तो जो ट्रैवल कर रहे होंगे आप उनसे पूछेंगे सर बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो फिर आप बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। द डाटा कलेक्टेड इज यूनिक एंड डायरेक्टली एप्लीकेबल टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। किसी मकसद के लिए मेरे चाहिए डाटा हमने इकट्ठा किया हो, कुछ ना कुछ होगा जो हम चाहते होंगे इस डाटे से। कहता है कि जैसे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कहता है फोकस ग्रुप डिस्कशंस, कहता है इन मार्केटिंग फोकस ग्रुप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इनसाइट ऑन न्यू प्रोडक्ट आर कंपनी। बात का तो हम क्या करते हैं, खुद अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हो तो हम कुछ और लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये नहीं कि वो किसी और मकसद के लिए। हमने स्पेसिफिक पर्पज के लिए खुद रिसर्च करनी होती है। हम अगर खुद नहीं कर सकते तो हम किसी और को काम देते हैं, आप हमारे लिए ये काम करके दें। इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक विच इज वैल्यूएबल फॉर मार्केटिंग टारगेटेड इंप्रूवमेंट्स। जैसे होता है कि अज्यूम कर लो कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आप लोग पढ़ा तो रहे हो, तो हमने कुछ लोगों को जिम्मेदारी लगा दी कि आप जरा बच्चों से फीडबैक लो, ये जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं इनके क्या रिव्यूज हैं हमारे ये ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि सर आप भी उसी तरह सामने कैमरा रख के वो पूरी की पूरी आप रिकॉर्डिंग करके हमें दें। ये जो टीचर छोटा सा बैठा हुआ साइड पे नजर आ रहा होता है और बड़ी सारी स्क्रीन नजर आ रही होती है, तो ये शायद इतना हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं। लेकिन यकीन कर लो कि जितना अट्रैक्टिव और जितना पढ़ने के लिहाज से ये यूजफुल है उतना वो नहीं। वहां पे टीचर बड़ा सारा नजर आ रहा होता है और बड़ा छोटे छोटे करके लिखा नजर आ रहा होता है। यहाँ पे टीचर आपको उसके जो भी देखो आपने, ये मैं बात कर रहा हूँ इस तरह करके, ये इशारे देख रहे हैं ना कि टीचर क्या बात कर रहा है अभी। मेन तो ये है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उसको बड़ी स्क्रीन करके देखने की कोशिश करते हैं वहां पे लिखा क्या है। लेकिन यहाँ पे इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं होती, यहाँ पे एक बड़ा सारा करके आपको हर चीज प्रेजेंट हो रही होती है। तो ये एक अच्छा, खैर लोगों के अपने अपने रुझानात हो सकते हैं। कहता है कि प्राइवेट डाटा इन हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी माइट कंडक्ट ट्रायल्स टू टेस्ट द इफेक्ट। जैसे कोविड आया था तो आपको पता है कि बड़ी सारी मेडिसिन बनाने की कोशिश की कंपनियों ने, तो मेरे अच्छे वहाँ पे भी जारी बात है कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, फिर उससे डाटा कलेक्ट करते थे, देखते थे ये यूजफुल है भी कि नहीं, ये क्या वाकई ही उसके इलाज के लिए यूज हो सकती है कि नहीं। तो इस तरह का वो जितना भी करते थे मेरे बच्चे, वो सारे का सारा क्या था, ये प्राइमरी डाटा था। सेकेंडरी डाटा कहता है कि इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। जो फर्स्ट हैंड खुद हमने कलेक्ट की तो वो उसके लिए प्राइमरी, और जो किसी और से कलेक्ट की और उसके हम यूज कर रहे होंगे, कलेक्ट किसी और ने की फॉर डिफरेंट पर्पस बट मे बी कंसीडर्ड रेलिवेंट एंड इज रीपर्पज फॉर करंट एनालिसिस। एग्जांपल कौन कौन सी शामिल होंगी, गवर्नमेंट स्टैट्स। गवर्नमेंट ने बड़ा सारा डाटा किसी आबादी के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, वैसे ही कुछ इस तरह के कुछ शेयर्स किए होते हैं जैसे पीछे हम डिस्कस करके आए थे। तो इस तरह का डाटा जो एजेंसीज प्रोवाइड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दैट बिजनेस कैन यूज टू टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स। जिस तरह डेमोग्राफिक फैक्टर्स का भी आपको मैंने बताया, फलाना इलाका बड़ा अमीरों का है, आप गाड़ियां कोई शोरूम बनाना चाह रहे हैं, बेहतर है वहां पे जाके बनाएं, क्योंकि वहां पे अमीर लोग हैं वो गाड़ियां खरीदेंगे। फलाना इलाका बड़ा गुंजान आबाद है, आप लोगों को पता चलेगा डेमोग्राफिक फैक्टर से, तो आप वहां पे जाके कोई भी खाने पीने की चीजें इस तरह की वो करें, क्योंकि बड़ी आबादी है वो खाएं पिएंगे, इस तरह की चीजें तो होती। तो कहने का मतलब ये डाटा हम यूज करते हैं। ऐसा इंडस्ट्री रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसल्टिंग फर्म्स, ये सारा मेरे बच्चे के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, वो तीन तरह की एजेंसी, वो तीन तरह के जो लोग थे, जो डाटा हम बाहर से एक्सटर्नल डाटा की जब बात हुई थी, तो मेरे बच्चे ये वही सेकेंडरी डाटा ही, वो उनके वो जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा ही होता है। नहीं समझ आई मेरा ख्याल है कि जो हमने डिस्कस किया था ये बात, ये सारा मेरे बच्चे हमारे लिए कौन सा डाटा था, ये सेकेंडरी है, किसी और ने इकट्ठा किया और यूज हम कर रहे हैं। कहता है कि सेकेंडरी डाटा इज इन मार्केटिंग ए रिटेल कंपनी माइट यूज ए रिपोर्ट फ्रॉम ए कंसल्टिंग फर्म टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। मान लो कि आपने कोई मार्केटिंग कंपनी बनाई हुई है, कहता है कि बड़े सारे एनालिसिस किए होते हैं, इस तरह के जो और फॉर्म्स होती हैं जो बड़े सारे कस्टमर बिहेवियर के बारे में एनालिसिस करके अंडरस्टैंड करके बैठे होते हैं। आप वो जो कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स हैं, आप मार्केटिंग कंपनी वाले उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर जो उसके ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, लोगों की अब प्रेफरेंसेस कुछ और होगी। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि लोग पहले दिनों में जब वेले हुआ करते थे तो पाकिस्तान में रुकते थे, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इधर उधर पढ़ते थे। अब लोग क्या करते हैं, बाहर ट्रिप करने चले जाते हैं, ये बाकी नॉर्दर्न एरियाज में घूमने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे कंज्यूमर बिहेवियर जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि भाई दुनिया पर आए हैं, कुछ कोई दुनिया देख भी जाए,
तो इसलिए मेरे बच्चे अब आपको पता चलेगा कि इन दिनों के अंदर गर्मियों की जब छुट्टियां छुट्टियां हों तो वहाँ पे जो एजेंसीज वाला काम है, जो बाहर भेजने बूझने वाला इस तरह का, या यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ये कारोबार बड़ा हमारा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खैर, तो कहता है कि अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाइल द डाटा वाज नॉट कलेक्टेड स्पेशली। ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ, ये ना कहना कि सर ये आपने गलत किया है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हुआ। बाकी हम कल पढ़ेंगे मेरे बच्चे, ऐसे फड़काने को दिल नहीं कर रहा। बस दो चीजें रहेगी। अच्छा, इसके लास्ट के ऊपर ना स्टिकी नोट्स दिए होंगे। कभी भी किसी चैप्टर को रिवाइज करना हो जल्दी में, तो आईकैप ने बेचारे ने, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही आईकैप फजूल ही इदारा है, अल्लाह माफ करे, और वो फजूल चीजें ही आपको देता है, तो आखिर पे देखो उसने स्टिकी नोट्स दिए, उसमें सारे चैप्टर की एक बड़ी ब्रीफ सी समरी दी हुई है। तो कभी भी रिवाइज करना हो जल्दी जल्दी करके, तो मेरे बच्चे स्टिकी नोट आखिर पे खोला करो उस चैप्टर को और इसको रीड कर लिया करो। तो काम की जितनी बातें होंगी मेन मेन, वो सारी उसके अंदर बताई हुई। याद रखोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, आज हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा है जिसपे जारी बात है कि उसको तसल्ली करवाना बच्चों की वो पॉसिबल ही नहीं, यानी कि वो हमारी हमारी नेचुरली वो हमारे लिए लिमिटेशन है, क्योंकि हम प्रोग्रामर्स नहीं हैं, हम एनालिस्ट नहीं हैं। तो हम जो आम लोग हैं आपकी तरह के, तो इसलिए उसको करना कराना ना, वो समझना समझाना ना आपके बस में, ना हमारा समझाना आपके बस में। तो कहने का मतलब कि वो हमारे उसके स्कोप से बाहर बातें थी, जो हमारे उसमें थी वो हम, लेकिन हमने उतना का कर लिया जितनी कि हमें उसकी जरूरत थी। तो ये मेरे बच्चे इंशाल्लाह कल मुलाकात, क्योंकि हमें फील होता है, मेरे बच्चे जो इतने सालों से पढ़ा रहे हो ना, उनको फील हो जाता है कि कहाँ पे कोई कमी रह गई है। तो टेस्ट आपका हो गया। कल आपका, कल नहीं परसों रखेंगे, परसों मेरे बच्चे आपका दोबारा से टेस्ट होगा। होगा ये रिटर्न, परसों जुमेरात है ना, जुमेरात को आपका रिटर्न टेस्ट होगा। लेकिन ये टेस्ट होगा आपका पहले वाला नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का पता ना क्या मतलब होता है, यानी कि रट्टा, चीजों को याद कर लीजिएगा हैं। हम लोग पीएस हम लोग ही है ना, और यार मैं भी देख लूंगा, लिखो तो सही है। तो नॉलेज बेस मेरे बच्चे, ये हमारा टेस्ट होगा इंशाल्लाह जुमेरात को। और उसका क्लास से कोई लेना देना नहीं होगा, आप आएंगे उस टेस्ट को वो करेंगे इंशाल्लाह, सॉल्व करेंगे और उसको टीए को जमा करवा दोगे किसी वक्त भी, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक, किसी भी टाइम पर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ओपन टाइम है, क्लास टाइम नहीं होगा। 10 से 4 बजे के दरमियान किसी टाइम पर जाके टीए रूम से आप टेस्ट लेंगे। उसके साथ वाले रूम, हाँ यहाँ पे देखिएगा, वहां पे वो रूम 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद वो रूम अवेलेबल होगा, आप उसमें बैठ के टेस्ट दे सकते हैं। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो रट्टा लगा लो टका के, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल आपसे। बेटा आप ऑनलाइन भी इसी तरह टेस्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप सॉल्व करके उसको इमेजेस बना के शेयर करेंगे टीए के साथ।